हाँ सर। सर पहला ईयरली पेपर हम करने जा रहे हैं बेटा, फरवरी मार्च 2025। अब सुनिएगा बेटा। सर जिस तरह मैं आपको ये पेपर सॉल्व करवाऊंगा, आपने उसी तरह जो है वो एग्जाम में भी सॉल्व करना है बेटा। और जो अभी हम बाकी पेपर्स करेंगे, लाइन बाय लाइन जितने भी हमें ईयरली पास पेपर्स करेंगे वो भी हमें वैसे ही करने हैं, और हमें एग्जाम में भी बिल्कुल वैसा ही करना है। सो दिस पेपर विल बी अ बेंचमार्क फॉर यू। आपने बिल्कुल जो है जिस तरीके से मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं वर्किंग्स कर रहा हूँ बेटा, हर चीज़ आपको उसी तरीके से एग्जाम में भी करनी है। और जो है आपको जो बाकी के पेपर्स होंगे उसमें भी करनी है। आ जाए स्टार्ट करते हैं बेटा। सर कहता है रिया स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन 1 अगस्त 2024। बैलेंसेस इन रियाज परचेज लेजर एट 1 जन आर एज फॉलोस। सर इसका मतलब 1 जन का मतलब है बैलेंस बीडी है बेटा। आप भी एग्जाम में इसी तरह हाईलाइट करके या अंडरलाइन करके, हाईलाइट का तो ऑप्शन नहीं होगा, और आप लिखेंगे ताकि आपको चीजें याद रहें। उसके बाद कहता है ओटी अलाउज रिया ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है सर, एक ओटी है जो कि हमारा इस लाइन को पढ़ के मुझे समझ आ जाता है कि ये अच्छा, खाली इस लाइन को पढ़ के ही नहीं, जब वो परचेज लेजर लिख रहा है बेटा, इसका मतलब है सर ये जितनी भी लिस्ट है, ये सब कौन है मेरे? ये सब मेरे सप्लायर्स या क्रेडिटर्स। पहले ही लिख लेंगे ना बेटा, वरना मसला होगा आपको। ये सारे मेरे कौन है बेटा? ये सारे मेरे सप्लायर्स या क्रेडिटर्स हैं। ठीक है सर, आए। कहता है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस इन जनवरी। पेड डरीना $300 बाय बैंक ट्रांसफर। सर मुझे बनाना क्या है? सर मुझे परचेज जर्नल बनाना है, मुझे परचेज रिटर्न जर्नल बनाना है, और मुझे परचेजेस का अकाउंट बनाना है। अब बेटा सुनिएगा। सर आपको जब मैंने पढ़ाया था बेटा, तो मैंने आपको बताया था हर एक एक ट्रांजैक्शन आपको पढ़ के डिसाइड करना होगा कि वो कौन सी डे बुक में जाएगा। ठीक है सर। तो मैं साथ साथ ही हाईलाइट भी करूंगा बेटा कि कौन सी डे बुक में जाएगा। तो बैंक ट्रांसफर कहाँ जाएगा सर? कैश बुक में। कैश बुक बनानी है नहीं बनानी है वो बात की बात है बेटा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप मार्क करेंगे ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज किस जगह जाती है। सर सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सर अगेन कैश आ रहा है, यानी कैश बुक में जाएगा। सर उसके बाद कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ओटी। सर ये मुझे पता है, परचेज डे बुक में जाएगा। ऐसा ही है सर। उसके बाद आपसे कहता है पेड नाकिड द अमाउंट ड्यू ऑन 1 जन आफ्टर डिडक्टिंग 3% कैश डिस्काउंट। पेमेंट कर रहा हूं बेटा, कैश बुक में जाना चाहिए। सर उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नाकिड। बेटा अगेन क्रेडिट पे है, तो परचेज डे बुक में जाना चाहिए। सर उसके बाद आपसे कहता है परचेज गुड्स 73 इमीडिएटली पेइंग बाय बैंक ट्रांसफर। सर ये भी आपका कैश बुक में जाना चाहिए। सर फिर परचेज गुड्स 310 ऑन क्रेडिट फ्रॉम डेरिना। सर परचेज डे बुक में जाना चाहिए। सर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 640। सर कैश बुक में जाना चाहिए। सर रिटर्न गुड्स $24 टू डेरिना। सर रिटर्न है तो परचेज रिटर्न डे बुक में जाना चाहिए है। पहले ही आप क्या कर लेंगे बेटा, आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सी ट्रांजैक्शन किस जगह जाएगी, ताकि जब आप परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक बनाओगे तो आपको आसानी हो जाए। सर हमने ऊपर, सर हमने जो यहाँ गुड्स परचेज किए हैं, डेरीना है ना, डेरीना, यहाँ हमने जो गुड्स परचेज किए हैं ये उधार पे परचेज किए हैं ना सर, तो इनका रिटर्न जो होगा वो भी उधार का ही होगा ना, इसलिए परचेज रिटर्न डे बुक में जाएगा। आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में कभी भी कैश पे रिटर्न की एंट्री देता ही नहीं है बेटा। हमारी ये अजम्पशन होती है सर कि हम जो है वो कैश की बेसिस पे रिटर्न पॉसिबल ही नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ बुक्स, आपको फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग विद रिस्पेक्टिव टू बुक्स, आपका हमेशा रिटर्न पॉसिबल ही क्रेडिट में होगा। अगर आपने कैश या बैंक से पेमेंट की है तो फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कोर्स वो कभी टेस्ट नहीं करेगा, वो हमेशा क्रेडिट के ही रिटर्न टेस्ट करेगा बेटा। तो सर आए बनाना है प्रिपेयर द परचेज जर्नल फॉर जनवरी 2025। सर अब मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर लिया है कौन सा परचेज डे बुक में जाएगा, तो मेरी जिंदगी बहुत आसान है बेटा। टोटल द जर्नल एंड इंडिकेट द लेजर अकाउंट वेयर द टोटल बी पोस्टेड। ठीक है, वो कर लेंगे हम। आए जहां जहां मैंने परचेज डे बुक लिखा है सर, वहां वहां जो है आप इसको डे बुक में ले जाएंगे। लेकिन सर हर जगह आप देखें लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, यहां नहीं लिखा हुआ, यहां भी नहीं लिखा हुआ। अब सर अगर लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है सर? ये बिफोर ट्रेड डिस्काउंट है, और इसने आपको कह दिया सिर्फ ओटी ही डिस्काउंट देता है। ये जितने भी मेरे सप्लायर्स हैं बेटा, ये 4 सप्लायर्स हैं मेरे, इनमें से सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट ओटी देता है। तभी आप चेक करो, इसने जो लिस्ट प्राइस लिखी है बेटा वो सिर्फ ओटी के केस में लिखी है। इसने क्यों नहीं लिखा यहाँ लिस्ट प्राइस? इसने क्यों नहीं लिखा यहाँ लिस्ट प्राइस?
क्यों नहीं लिखा यहाँ लिस्ट प्राइस? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट ऑफर ही नहीं करते सर, मुझे यहां से पता चलेगा। तो जब मैं ओटी की अमाउंट लूंगा तो मैं ट्रेड डिस्काउंट हटा के लूंगा, लेकिन बाकियों में मुझे हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी कोई सप्लायर मुझे जो है वो ट्रेड डिस्काउंट दे ही नहीं रहा। तो सर आ जाए, 180 में डायरेक्ट नहीं लूंगा, मैं 180 में पहले 5% का ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करूंगा। देखिएगा सर, ओटी सर 180 का 95%, इसी तरह एग्जाम में दिखाना है बेटा एग्जामिनर को, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं उसी तरीके से आपने भी करना है बेटा। सर कितना है सर? 13 जैन को काम हुआ है, बताएंगे जरा अमाउंट कितनी आती है 180 का 95%? जरा लिख के बता दें मुझे कितना आ रहा है 180 का 95%, चैट पे लिखें कितनी अमाउंट बनती है सर? 171। सर उसके बाद आपका अगला परचेज डे बुक का आइटम आ रहा है, ये नकीर का बेटा। सर क्या डेट है सर? 18 जैन। सर नाकिर, इस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, सिंपल 528 की ही अमाउंट आ जाएगी बेटा। सर उसके बाद अगला जो है वो डेरीना का आ रहा है बेटा परचेज डे बुक में, विच इज 20 जैन, सॉरी 23 जैन, नॉट 20 जैन, 23 जैन बेटा। सर डेरीना लिख देंगे आप। सर कितना आ रहा है? 310। सर टोटल कर लें जरा, कितना आ रहा है सर? टोटल करें, कितना आता है टोटल में बेटा? 95% इस तरह फिगर किया है रबिया, 100% अमाउंट है, 5% डिस्काउंट मिला है, तो 95% पे एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए है। अगर आपको मेहनत करनी है, आप 180 क्या अमाउंट है 180 का 5% निकालें, फिर 5% माइनस कर दें, तब भी ये डायरेक्ट अमाउंट 171 आएगी। ठीक है सर, थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे ना। 1009। सर क्या क्या लिखूं इसको? सर क्या लिखूं इसको? मैंने आपको नाम बताया था बेटा। टोटल, बोलता है टोटल द जर्नल एंड इंडिकेट द लेजर अकाउंट वेयर द टोटल वुड बी पोस्टेड। सर टोटल परचेज लेजर। क्लियर है भाई? क्या ये क्लियर है सर? टोटल परचेज लेजर, जल्दी बताएं सारे लोग, हाँ भाई क्या ये किया बेटा? चले आगे हैं। उसके बाद कहता है सर प्रिपेयर द परचेज रिटर्न जर्नल फॉर जनवरी 2025, टोटल द जर्नल एंड इंडिकेट द लेजर वेयर द टोटल वुड बी पोस्टेड। सर ये भी बिल्कुल वैसा ही है, सर ये भी बिल्कुल वैसा ही है। सर ये भी बिल्कुल वैसा ही है। तो आए जरा चेक करते हैं। सर यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन जो है परचेज रिटर्न में जाएगी, डेरीना की, 30 जैन को 24 एक ही ट्रांजैक्शन है बेटा, 30 जैन डेरीना। सर और कोई परचेज रिटर्न नहीं है। सर टोटल कर लेंगे 24 सर क्या लिखूंगा सर? टोटल परचेज लेजर, मैंने आपको बताया था बेटा परचेज परचेज रिटर्न सब वहीं जाता है। आसान सा, 2 मार्क्स का था। उसके बाद कहता है रियाज टोटल परचेज फ्रॉम अगस्त टू 31 दिसंबर वर 6327। बोलता है प्रिपेयर रियाज परचेज अकाउंट फॉर जनवरी, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 Feb। सर परचेजेस का अकाउंट बनाना है। ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट इज करेक्ट फॉर प्रीवियस पार्ट, नहीं बेटा लेजर बोल रहा है वो, परचेज अकाउंट इज नॉट अ लेजर। सही मतलब वही है, लेकिन नाम जो है वो परचेज लेजर होता है बेटा। अगर आपको याद हो बिल्कुल बेसिक्स में मैंने पढ़ाया था, हमारा जो है बेटा, अगर हम परचेज डे बुक बनाएं या हम परचेज रिटर्न डे बुक बनाएं, दोनों परचेज लेजर में ही जाके गिरेंगी। लेजर इज परचेज लेजर, परचेज अकाउंट, सी नाम वही है, टी अकाउंट बोलो या लेजर बोलो, बट करेक्ट वर्ड इज परचेज लेजर। इसी तरह सेल्स डे बुक और सेल रिटर्न डे बुक अगर होगा ना बेटा, तो वो किस लेजर में जाएगा? दोनों सेल्स लेजर में जाएंगी। क्लियर है हारून? मिस्टर हारून क्लियर है आपको? चलें आगे हैं। सर उसके बाद कहता है, सर कहता है रिया टोटल परचेजेस फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 दिसंबर वर 6327। आपसे कहता है रिया का परचेज अकाउंट बना दो, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 Feb। मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या मैं इंडिविजुअली अब सारी परचेजेस की एंट्रियां दोबारा लिखूं? हाँ दोस्त, क्या मैं इंडिविजुअली दोबारा जो है वो सारी एंट्रीज डालूं उसके अंदर? हाँ भाई बताएं सर, क्या मैं इंडिविजुअली दोबारा सारी एंट्रीज डालूंगा परचेज अकाउंट जब हम बनाते हैं? सर अगर इंडिविजुअल एंट्रीज ही डालनी थी, सर अगर इंडिविजुअल एंट्रीज ही डालनी थी, तो क्या पर्पस हुआ परचेज डे बुक बनाने का?
अगर आपको इंडिविजुअल एंट्रीज ही डालनी थी तो पर इसका रीजन ही क्लियर नहीं है बेटा, फिर क्या पर्पज है इसको बनाने का? सर आपने ऑलरेडी यहाँ रिकॉर्ड कर लिया है कि आपने 3 दफा परचेजेस किए हैं। सर आपको ऑलरेडी पता है आपका टोटल परचेज लेजर, यानी जितना उधार में आपने परचेजेस किया है उसकी अमाउंट 1009 है। आपने डायरेक्ट यहां से 1009 लिखना है, टोटल परचेजेस ही है आपकी। अच्छा सर, तो फिर ये क्या कह रहा है 1 अगस्त टू 31 दिसंबर? सर ये तो पूरे साल की परचेजेस बोल रहा है। आपको जो है परचेज अकाउंट सिर्फ जनवरी 25 का बनाना है सर। अब पूरे साल में 6327 परचेज हुई हैं, जिसमें से 1009 आपकी जनवरी की परचेजेज हैं। तो सर देखिएगा, सर हम एंट्री क्या बनाते हैं परचेजेस की? सर परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। परचेज डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। सर आप परचेज का अकाउंट बना रहे हैं ना, परचेज डेबिट हो जाएगा बेटा। सर करें परचेज को डेबिट 1009। सर ऑपोजिट नाम आया ट्रेड पेबल्स। सर किस दिन ये काम होता है? सर ये काम होगा साल महीने के आखिरी दिन, विच इज 31 जनवरी 2025। किस दिन होगा बेटा? बेटा क्योंकि मैं टोटल ले रहा हूं, सुन लो सर, आपने ट्रेड पेबल का नाम क्यों नहीं लिखा? सर ये टोटल ट्रेड पेबल्स है, आपके पास 3 अलग अलग नाम हैं। अगर आप एक अमाउंट लिख रहे हो तो मैं कैसे एक एक ही अमाउंट में तीनों के नाम लिखूंगा? अगर मुझे इंडिविजुअल रिकॉर्ड करना होता, मुझे अगर परचेज अकाउंट बनाना है, जब हम बिल्कुल बेसिक्स क्लास 3 या क्लास 4 में जब मैंने आपको टी अकाउंट पहली दफा बनाना सिखाया था, तो हमने परचेज डे बुक थोड़ी उस वक्त पढ़ा था। तो उस वक्त हम क्या करते थे, यहाँ ओटी लिखते थे, यहाँ नाकिर लिखते थे, यहाँ डेरीना लिखते थे, और फिर हम सबकी इंडिविजुअल अमाउंट लिखते थे बेटा, और हम टोटल कर देते थे, तो वही 1009 का सीडी आता था। सर ये काम करने की अब जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर हमने ऑलरेडी परचेज डे बुक बना ली है, तो मुझे बार बार नाम लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है भाई? क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी सर आगे करते हैं, ठीक है? मतलब ये वाली परचेजेस कौन सी हैं सर? ये वाली वो परचेजेस हैं जो, ये वाली कौन सी परचेजेस हैं बेटा? जो क्रेडिट पे हैं, जो उधार पे आपने लिया है। सर क्या परचेजेस में सिर्फ उधार वाली परचेजेस आती है? नहीं सर। क्या यहाँ पे कहीं लिखा है कि क्रेडिट परचेज का अकाउंट बना के दो? नहीं। इसने आपको क्या बोला है? परचेजेस का अकाउंट। तो क्रेडिट परचेजेस तो ले गया, सवाल में चेक करो कोई कैश या बैंक से परचेजेस किए हैं या नहीं की। आओ जरा चेक करते हैं। सवाल में अगर आप आए, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, ये आ गया सर, ये आ गया कैश बुक्स में, ये डाला था, देख लो, परचेज गुड्स $73 पेइंग इमीडिएटली बाय बैंक ट्रांसफर। सर एंट्री क्या बनेगी इसकी? सर परचेज डेबिट 73 से, बैंक क्रेडिट 73 से। सर परचेज डेबिट हो रहा है, सर ले जाए परचेज को डेबिट, ऑपोजिट नाम बैंक। सर किस डेट पे हो रहा है ये, आए जरा चेक करते हैं। सर 20 जैन को हो रहा है। सर बताएंगे मुझे, क्या और कुछ आइटम है सर? सर आप ये वाली परचेजेस क्यों नहीं ले रहे? सर आप ये वाली परचेजेस क्यों नहीं ले रहे? सर ये पूरे साल की परचेजेस हैं, पूरे पिछले साल में कितनी आपकी परचेजेस थी वो ये बता रहा है। अगस्त 20, पूरे साल भी नहीं बल्कि अगस्त से दिसंबर 24 तक आपकी परचेजेस ये थी बेटा, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने में आपने 6327 की परचेजेस की थी। सर आपको अकाउंट जनवरी 25 का बनाना है, इसमें कोई जनवरी की डिटेल नहीं है। ये आगे के पार्ट के लिए आपको एग्जामिनर ने दिया है बेटा, इसका इस पार्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने आप लोग के सोल्यूशन देखे, कुछ बच्चों ने ये 6327 यूज किया हुआ है। सर आपको ये यूज ही नहीं करना, क्योंकि आपको अकाउंट जनवरी का बनाना है। क्या ये क्लियर है भाईजान? जल्दी से बताएं। हाँ दोस्त, अब आए सर। सर मैंने सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दी। सुनना बेटा, मैंने सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दी। नहीं सर, एक चीज रहती है बीडी, मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं, ये जो 6327 है, इसका किसी एंट्री से ताल्लुक नहीं है सर। हम कभी भी बीडी सीडी की एंट्री नहीं बनाते हैं। बेटा मुझे पता है बीडी में लिखूंगा, थोड़ा रुक तो जाओ दोस्त, लिखूंगा बीडी, बेटा थोड़ा होल्ड तो करो। आपसे कह रहा है रियाज टोटल परचेज फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर वर्थ 6327, ये बिल्कुल मैं बीडी लिखूंगा, थोड़ा होल्ड करें। सर बताने का मकसद ये है, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, मैं इसकी कोई डबल एंट्री पास नहीं करूंगा। जब मैं, सुनना, जब मैं पिछले साल का टी अकाउंट बना रहा हूँ 2024 का, सुनना, जब मैं 2024 का परचेजेस बनाऊंगा,
तो मेरे पास टोटल परचेजेस 5 महीने की थी 6327, मैंने एंट्री बनाई होगी परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 6327 से। तो मैंने परचेज को डेबिट किया होगा 6327 से, ऑपोजिट नाम अकाउंट पेबल लिखा होगा, सीडी किया होगा 6327, यही सीडी मेरे जनवरी का बीडी बनेगा। सर तो जब मैं ये ट्रांजैक्शंस लिखूंगा, सर जब मैं ये ट्रांजैक्शंस लिखूंगा, आपको जो है बीडी भी डालना है। इसका इस जनवरी की परचेजेस से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका पिछले दफा की डेट से ताल्लुक है, 1 जन से बैलेंस बीडी। मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है आपको बेटा कि जब मैं जनवरी की सिर्फ बात कर रहा हूं, ये परचेजेस जनवरी की नहीं है, ये परचेजेस पिछले पीरियड से रिलेट करती हैं, तभी पिछले पीरियड का जो सीडी है वो मेरे इस पीरियड का बीडी बनेगा। क्या ये तो सर आए जरा, सर मेरा टोटल आ गया, देखिएगा सर मेरा टोटल आ गया, जरा टोटल करो बेटा, इसको कितनी अमाउंट आती है, टोटल करें सर, कितनी अमाउंट आ रही है, टोटल करें सर, कितनी अमाउंट आ रही है सर, 7409, 7409, 7409, ये मेरा बैलेंस सीडी आ गया बेटा। सर 4 नंबर मुफ्त के हैं बेटा, सर किस डेट पे, 31 जनवरी पे, सर 7409 बैलेंस बीडी 1 फेब आ गए हैं सर। उसके बाद कहता है आपको प्रिपेयर रियाज परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर जनवरी, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 फेब। अब बेटा सुनना जरा, सर आपको याद है ना, मैंने पीएलसीए और एसएलसीए का आपको चैप्टर पढ़ाया था, वहां मैंने आपको बताया था बेटा, बच्चे क्या करते हैं, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को परचेजेस का अकाउंट समझते हैं। सर ये परचेजेस का अकाउंट नहीं है सर, ये क्रेडिटर का अकाउंट है। ये किसका अकाउंट है सर, क्रेडिटर का अकाउंट है। आपको यहाँ पे एंट्री क्रेडिटर के पर्सपेक्टिव से देखनी है कि क्रेडिटर किस साइड पे आ रहा है, आपको परचेजेस के पर्सपेक्टिव से नहीं देखनी है। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब सारे सप्लायर्स का एक कंबाइन अकाउंट। सुनना, अगर मेरे 5 सप्लायर्स हैं बेटा, मैंने मिस्टर ए से भी माल खरीदा है, मिस्टर बी से भी माल खरीदा है, मिस्टर सी से भी माल खरीदा है, मिस्टर डी से भी माल खरीदा है, जब मैं इनका इंडिविजुअल अकाउंट बनाऊंगा ना, ए बी सी डी, उसको कहते हैं परचेज लेजर। सुनना बहुत गौर से, अगर मैं हर सप्लायर का इंडिविजुअल अकाउंट बना रहा हूं, मिस्टर ए बी सी डी 4 लोगों से मैंने खरीदा है, मैं ए का अलग अकाउंट बना रहा हूं, मैं बी का अलग, मैं सी का अलग और मैं डी का अलग, जब मैं इनका अलग अलग अकाउंट बना रहा हूं, इसको कहते हैं परचेज लेजर। हर अलग अकाउंट को परचेज लेजर कहते हैं, ए को परचेज लेजर कहूंगा, बी को परचेज लेजर कहूंगा, सी को परचेज लेजर कहूंगा, डी को परचेज लेजर कहूंगा। लेकिन सर जब ये बोलेगा परचेज लेजर नहीं, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना के दो, सर इसका मतलब इसमें ए बी सी डी सबकी ट्रांजैक्शंस टोटल पे रिकॉर्ड होंगी बेटा। जो आप ए के अकाउंट में बीडी लेते हो वो परचेज लेजर का बीडी है, जब परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के बीडी की बात होगी तो ए बी सी डी सबके बीडी रिकॉर्ड होंगे। क्या ये लो बेटा, जब भी मैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की बात करूंगा, सुन लें बेटा, सर जब भी मैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की बात करूंगा, हमेशा याद रखिएगा, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब है क्यूमुलेटिव ऑफ ऑल क्रेडिटर्स। जब आप ए का अकाउंट बनाओगे तो आप सिर्फ ए का बीडी लोगे, जब आप बी का अकाउंट बनाओगे आप सिर्फ बी का बीडी लोगे, मतलब मैं सारी ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं, सिर्फ बीडी की नहीं। परचेजेस भी आता है तो ए का अलग आता है, बी का अलग आता है, सी का अलग आता है, डी का अलग आता है। लेकिन जब मैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की बात करता हूं, इसमें क्यूमुलेटिव सारे सप्लायर्स का बीडी रिकॉर्ड होगा, सारे सप्लायर्स का परचेजेस, सारे सप्लायर्स का डिस्काउंट, सब कुछ क्यूमुलेटिव आएगा। ये सारे सप्लायर्स का कंबाइन अकाउंट है। तो आए सर, फॉर्मेट वही है, बैलेंस बीडी यहां आएगा सर। सर क्रेडिट परचेजेस आती हैं पीएलसी में, बताया था, कैश परचेजेस या बैंक परचेजेस नहीं आती हैं। सर रिसिट्स फ्रॉम सॉरी पेमेंट्स टू सप्लायर्स आता है, बताया था। कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट तो हमें याद है ना सर। सर परचेज रिटर्न आता है, सर ये सबका अक्यूमुलेटिव आएगा बेटा, किसी का अलग अलग नहीं आएगा। ए बी सी डी अगर 4 सप्लायर्स हैं, चारों का बीडी आएगा एक साथ, चारों की क्रेडिट परचेजेस आएंगी एक साथ, चारों के पेमेंट्स टू सप्लायर्स आएंगे एक साथ, चारों के परचेज रिटर्न आएंगे एक साथ। तो सर आए जरा मैं चेक करता हूं, सर आप ऊपर आए, आपको
4 तरह के सप्लायर्स दिए हुए और चारों तरह का बीडी दिया हुआ है। अगर मैं सिर्फ डेरीना का अकाउंट बनाता बेटा तो मैं डेरीना में लिखता बीडी 465, लेकिन मुझे पीएलसीए बनाना है जो कि सारे सप्लायर्स का क्यूमुलेटिव होता है, तो मैं इन चारों को ऐड करूंगा, वो बीडी मेरा पीएलसीए का बीडी होगा, विच इन दिस सिनेरियो इज 1510। क्या ये क्लियर है सर? सर मैं बीडी लूंगा 1510। सर अब आ जाए क्रेडिट परचेजेस पे। सर क्या मुझे क्रेडिट परचेजेस ढूंढने की जरूरत है? सर क्या मुझे क्रेडिट परचेज का अमाउंट ढूंढने की जरूरत है? सर अभी आपने परचेज डे बुक बनाई है, उसके अंदर आती ही क्रेडिट परचेजेस हैं। आपने पूरे महीने में 1009 की क्रेडिट परचेजेस की हैं। सर ले लेना, क्या मसला है? सारे सप्लायर्स की परचेजेस शामिल हैं। सर परचेज रिटर्न क्या अलग अलग लूं? नहीं सर, आपने अभी बनाई थी एंट्री परचेज रिटर्न की। आओ, परचेज रिटर्न का डे बुक अभी बनाया था, 24 ही आ रहा है, एक ही सप्लायर से रिटर्न हुआ है, ले लें सर 24। अब आ जाए पेमेंट टू सप्लायर्स पे। मैंने जिन जिन सप्लायर को पेमेंट की है बेटा, उन सारे सप्लायर्स की पेमेंट एक साथ इकट्ठी रिकॉर्ड होगी। आओ, किस किस को पेमेंट की है? सर सबसे पहले आपने नाकिर को पेमेंट की है बेटा, ये रही नाकिर को पेमेंट की है आपने सबसे पहली। फिर आपने एक ही पेमेंट की, नहीं दो पेमेंट्स की हैं, ये रही। सर आपने टोटल दो पेमेंट्स की हैं, एक आपने डेरीना को की है बेटा और एक आपने नाकिर को की है। सर आप ये वाली पेमेंट क्यों लेंगे? ये तो बैंक से हुई है भाई, पेमेंट तो कैश या बैंक से ही होगी ना। ये दोनों मेरे क्रेडिटर्स थे, इनको मैंने माल उधार पे बेचा था तो पेमेंट लूंगा बेटा। सर पहली पेमेंट है डेरीना की $300। फिर बोल रहा है पेड नाकिर दी अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट आफ्टर डिडक्टिंग 3% कैश डिस्काउंट। ऊपर जाकर देखो नाकिर की अमाउंट कितनी आती है। सर नाकिर की अमाउंट है 600। सर 300 का कैश, 3% का कैश डिस्काउंट दिया है। सुनना बेटा, मैं क्या एंट्री बनाऊंगा, मैंने आपको सिखाई थी एंट्री। सर पहली एंट्री में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो कैश होगा बेटा, कैश नाकिर डेबिट कैश क्रेडिट बेटा, पहली एंट्री में क्योंकि पैसे जा रहे हैं मैं पेमेंट कर रहा हूं। और सर मैंने डिस्काउंट डिस्काउंट मुझे मिला है बेटा, तो नाकिर डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। सर डिस्काउंट किस तरह निकालूंगा? सर 600 का 3% मेरा डिस्काउंट है, यानी 18 का मेरा डिस्काउंट है बेटा। सर 600 की अमाउंट में से सर 600 की अमाउंट में से अगर 18 की पेमेंट करनी है बेटा, तो पेमेंट मैंने कितने की बेटा, जरा कोई बताएगा? 582 आ रहा है, जरा चेक करो बेटा। कैश बुक का है, बिल्कुल है रबिया, मानता हूं कैश बुक का है। सर लेकिन पैसे तो क्रेडिटर्स को ही दिए हैं ना, पैसे तो क्रेडिटर्स को दिए हैं ना दोस्त। क्या ये क्लियर है सर? तो सर एक मेरी पेमेंट टू सप्लायर है 582 की, एक मेरी पेमेंट टू सप्लायर है $300 की। सर बस दो ही पेमेंट्स की हैं सप्लायर्स को। सर 582 प्लस 300, ये दिखाना है एग्जामिनर को इस तरह करके बेटा। टोटल पेमेंट की है 882। सर डिस्काउंट रिसीव भी आता है अगर आपको याद हो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के फॉर्मेट में। सर 18 का डिस्काउंट रिसीव्ड है बेटा। जरा मुझे बता देंगे सर मेरा टोटल कितना आता है पीएलसीए का? हाँ दोस्त, टोटल बताएंगे बेटा कितना आता है सर? बताएं सर कितना आता है टोटल? सर 2519 मेरा टोटल है बेटा। सर सीडी बता देंगे कितना आ रहा है? हाँ दोस्त, सर सीडी बता देंगे कितना आ रहा है सर? सर 1595। जिसने यहाँ तक किया उसका एक मार्क कट गया। बैलेंस बीडी लिखना है बेटा 1595, और डेट्स भी लिखनी है सर ये सारी। सर बैलेंस बीडी की क्या डेट होगी? सर 1 जैन होगी। सर क्रेडिट परचेजेस टोटल लिए हैं बेटा तो साल का आखिरी दिन। सर पेमेंट टू सप्लायर्स भी टोटल लिए हैं तो साल का आखिरी दिन। सर परचेज रिटर्न एक ही था तो उसकी स्पेसिफिक डेट डाल लो बेटा, कब था परचेज रिटर्न? 30 जैन को था बेटा परचेज रिटर्न। सर डिस्काउंट रिसीव भी एक ही एंट्री में आ रहा था तो उसकी स्पेसिफिक एंट्री में लिख सकता हूँ 17 जैन को बेटा। सर सीडी पे साल का आखिरी दिन आएगा 31 जैन। सर बीडी पे आएगा 1 फेब। क्या ये क्लियर? उसके बाद सर उसके बाद थ्योरी आ गया। आप बेटा ये बहुत गौर से सुनना, हर थ्योरी को लिखने का एक फिक्स पैटर्न है बेटा। एक दफा वो पैटर्न सीख लोगे आपको कभी भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। आ जाए, क्या कहता है? कहता है रिया इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग हर ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड टू प्रोवाइड हर विद सफिशिएंट कैश फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। सर मैंने आपको जब रेशियोस पढ़ाया था बताया था ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड का क्या मतलब है। सर आपका पेबल कितने दिनों में पैसा
आप अपने ट्रेड पेबल्स को कितने दिन में पैसा रीपे करते हो, ये ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड का मतलब है। आपसे कहता है हम चाह रहे हैं कि हम इंक्रीज करें पेमेंट पीरियड। सर इसका मतलब क्या है इंक्रीज करें पेमेंट पीरियड? सर इंक्रीज पेमेंट पीरियड का मतलब है टू डिले पेमेंट टू सप्लायर। पहले अगर आप 30 दिन में अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहे थे तो अब उस पीरियड को बढ़ा दो और 30 दिन से 40 दिन कर दो। अगर आप पेमेंट डिले करोगे तो आपके पास कैश फ्लो आ जाएगा बेटा, और उस कैश फ्लो से हमें क्या करना है? टू प्रोवाइड हर विद सफिशिएंट कैश फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। पेबल्स को बोलो 30 दिन में नहीं 40 दिन में पैसा दूंगा, और वो जो 10 दिन बचे हैं ना आपको, उस 10 दिन के पैसों को एडवर्टाइजिंग कैंपेन में डाल दो। ये मतलब है, मैं भी सिर्फ समझा रहा हूं कि रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है। अच्छा, एडवाइज रिया whether or not she should increase her trade payables payment period to provide her with sufficient cash for an advertising campaign. Justify your answer by providing two advantages and two disadvantages of your advice. अब बेटा बहुत गौर से सुनना। सर ये ना लिखता टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मैं एक नॉर्मल आपको सिनेरियो बता रहा हूं। सर कितने मार्क्स का है? सर ये है 5 मार्क्स का। सुन लो बेटा मार्किंग स्कीम क्या होगी इसकी। सर जब भी एडवाइस, असेस, डिस्कस इसके नाम से कोई सवाल आएगा, जितने मार्क्स होंगे उतनी बातें लिखनी होंगी आपको। 5 मार्क्स का है, इसका मतलब 5 बातें लिखनी होंगी। 4 बातें, 5 में से 4 बातें लिखनी होंगी यानी एडवांटेज या डिसएडवांटेज, और एक आपने लिखना होगा आपका कंक्लूजन, उसका मार्क है। अगर आप 5 बातें लिख दोगे एग्जामिनर कंक्लूजन के मार्क्स काट लेगा। आपका जब भी इस तरह का 5 मार्क्स का आता है तो 4 बातें और एक कंक्लूजन या ओपिनियन। 7 मार्क्स का आता है बेटा तो 6 बातें लिखनी है, 1 मार्क्स कंक्लूजन का। याद रखिएगा ये 1 मार्क कंक्लूजन या ओपिनियन का मत भूलिएगा लिखना। अगर आप भूल गए, आपने 7 बातें लिख दी, मार्क 1 कट जाएगा बेटा ओपिनियन या कंक्लूजन का। याद रखिएगा क्योंकि आपसे कह रहा है एडवाइस करो, तो अगर आपने एडवाइस ही नहीं की सर तो वो आपको 1 मार्क नहीं देगा। तो 3 मार्क्स का होगा। सर अगर 3 मार्क्स का होगा तो 2 बातें लिखनी है और 1 मार्क आपके ओपिनियन का। किसी भी चैप्टर का एडवाइस, डिस्कस या असेस का सवाल आ जाए, आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है। यहां तो एग्जामिनर ने बता दिया ना 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज। एग्जामिनर अच्छा है, अगर एग्जामिनर आएगा ना बेटा बीवी से लड़के, नहीं बताएगा वो आपको, वो यहीं पे ही रुक जाएगा। तो हर क्वेश्चन में चाहे बोले या ना बोले 5 मार्क्स का मतलब है 4 बातें लिखनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और 1 मार्क आपके ओपिनियन का। अब देखो यहाँ पे तो उसने आपको बोल दिया ना कि 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज बताओ। सर अगर ना करे तो मैं क्या करूं? सर आपको 3 एडवांटेज लिखने हैं, आप 3 एडवांटेज लिख लें और 1 डिसएडवांटेज लिख लें। आपको 2 2 करने हैं, आप 2 2 कर सकते हो। आपको 3 डिसएडवांटेज 1 एडवांटेज लिखने, आपकी मर्जी है। यहां स्पेसिफिकली बोल दिया तो वही फॉलो करूंगा, नहीं बोलेगा तो आपकी मर्जी है। लेकिन सर ऐसा भी नहीं करिएगा कि 4 एडवांटेज बता दें डिसएडवांटेज ना बताएं। सर डिसएडवांटेज बताना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए। जैसे हम इंग्लिश में, आप सब अभी इंग्लिश में अपेयर करेंगे तो वो एक नैरेटिव ऐसे होता है, एक आर्ग्यूमेंटेटिव होता है ना, तो आर्ग्यूमेंटेटिव में फॉर और अगेंस्ट दोनों की बात करते हैं ना सर। तो जब भी एडवाइस, डिस्कस या असेस वाले क्वेश्चन रहेंगे, मैं हमेशा दोनों पॉइंट्स पे बात करूंगा। भले एक डिसएडवांटेज बता दो, यहां तो उसने कहा है कि 2 बताओ तो 2 बताने पड़ेंगे। मैं वो वाली बात कर रहा हूं जहां वो ना स्पेसिफाई करे। ये पहला ऐसा पेपर है जिसमें स्पेसिफाई किया है, वरना यूजली नहीं करता है। करा भी होगा तो बहुत कम किया है बेटा उसने। तो अगर ये लाइन नहीं लिखता, सर आपकी मर्जी है आपको कितने एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने हैं, लेकिन एक, भले आप 3 एडवांटेज लिख दो लेकिन 1 डिसएडवांटेज लिखना बेटा। ये लिखने का तरीका आपको सिखा रहा हूं। अब आए, अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। एनालिसिस कर लिया हमने कैसे क्या होगा। अब सर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं पहले कि कितने पॉइंट्स लिखने हैं। आपको क्या रहा है? कह रहा है पेमेंट पीरियड डिले कर दो। सर पेमेंट पीरियड डिले से होगा क्या? सर एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पे बात करते हैं, आए। सर अगर पेमेंट पीरियड डिले कर दिया, बोलता है वेदर और नॉट शी शुड इंक्रीज द ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड टू प्रोवाइड हर विद सफिशिएंट कैश फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। सर अगर मैंने पेमेंट पीरियड डिले कर दिया तो इससे होगा क्या बेटा? सर आप एडवर्टाइजिंग पे खर्चा लगा रहे हो, मुझे बताओ कि एडवर्टाइजिंग करने से क्या फायदा होगा कंपनी को? हाँ दोस्त, पहले मैं एडवांटेज की बात कर रहा हूं बेटा। सर अगर मैं एडवर्टाइजिंग करता हूं, कंपनी का क्या फायदा होगा बेटा, आप बताएंगे? हाँ दोस्त। सर जितनी ज्यादा एडवर्टाइजिंग करेंगे उतना ज्यादा कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करेगा, जिससे आपकी सेल्स बढ़ेगी। तो सर बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है ना बेटा, वो 2 तरह की परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट होती है, रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट होती है।
मैं आपको बता रहा हूं बेटा, क्लियर कट लिख लो, लिखना है लिख लो ये बात। जितने भी एडवाइस असेस डिस्कस वाले सवाल आते हैं ना, उसमें आपकी पूरी पूरी बिजनेस स्टडीज की थ्योरी लगेगी। जो आपकी बिजनेस स्टडीज की नॉलेज है ना बेटा, वो आराम से यहां फिट बैठेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। ओ लेवल्स में तो है भी बिजनेस स्टडीज कंपलसरी। एएस ए2 में भी मैं यही बात करता हूँ, काफी बच्चों के पास बिजनेस स्टडीज नहीं होता है, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई तेरे पास अगर बिजनेस स्टडीज नहीं है, जनरल नॉलेज लगा। लेकिन आप तो ओ लेवल्स वालों को तो देना ही देना है बिजनेस, अगर फिर भी किसी ने नहीं लिया तो जनरल नॉलेज से भी हो सकता है। आपके सारे बिजनेस स्टडीज के आंसर्स यहाँ अप्लाई होंगे बेटा। बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है ना बेटा, एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग ही तो लिखना है यहाँ पे। बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है ना, एडवर्टाइजिंग से क्या एडवांटेज होगा। आपका प्रोडक्ट कस्टमर की नजरों में आएगा, जिससे आपकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ने से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। सर ये बात मैं अकाउंटिंग में थोड़ी पढ़ाई है, आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में ये बात पढ़ी है, और कॉमन सेंस भी यही बोलती है। तो सर एडवांटेज क्या होगा? सर कस्टमर्स अवेयर होंगे, जिससे आपकी सेल्स बढ़ेगी और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ऐसा ही है सर। अच्छा सर, और क्या एडवांटेज होगा? हाँ दोस्त, और क्या एडवांटेज होगा सर, बताएगा कोई? हाँ दोस्त, और क्या एडवांटेज होगा सर, बताएं भाई। सर अगर आपने पेमेंट डिले कर दी, आपको एडवर्टाइजिंग के लिए लोन नहीं लेना पड़ेगा। भाई आप लेट पेमेंट कर रहे हो ना, आपको उधार नहीं लेना पड़ेगा। उधार नहीं लोगे तो इंटरेस्ट भी पे करना नहीं पड़ेगा, और इंटरेस्ट अगर पे नहीं करना पड़ेगा तो एक्सपेंस भी कम रहेगा। सर डिसएडवांटेज क्या होंगे? सुन लो बेटा, डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, रिलेशन विद सप्लायर्स में गेट वर्सन। सप्लायर बोलेगा भाई तुम मुझे पेमेंट में लेट कर रहे हो, मैं तुम्हें माल ही नहीं दे रहा बेटा। रिलेशंस विद सप्लायर्स में गेट वर्सन। सर और डिसएडवांटेज क्या होगा? सर लूजिंग कैश डिस्काउंट। सर आपको डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव कब मिलता था बेटा? जब आप जल्दी पेमेंट करते थे। अब अगर आप जल्दी पेमेंट नहीं करोगे, क्या आपको वो जो है वो डिस्काउंट देगा? नहीं सर, आपका कैश डिस्काउंट लूज होगा, यानी आपकी इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम होगी तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। क्या ये चारों पॉइंट्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग हमें क्लियर है बेटा? अब यकीन माने, मैंने एक भी पॉइंट अकाउंटिंग से नहीं उठाया, मैंने सारा बिजनेस स्टडीज से पॉइंट उठाया है बेटा। सेकंड एडवांटेज ये बताया है मैंने रबिया, अगर आप पेमेंट डिले कर दोगे, आपको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पेबल्स के पैसे से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। बेटा मैं किस तरह लिखता हूँ देखिएगा। सर आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना, आपको पैराग्राफ में लिखना है बेटा। हर पॉइंट का आप एक अलग पैराग्राफ बनाएंगे। सुन लें कैसे। इफ रिया opts to delay payment to suppliers and utilize cash for advertising, this will, थोड़ा अच्छी तरीके से लिखते हैं, if Ria opts to delay payment to suppliers and utilize cash for advertising, the awareness of customers will increase, leading to an increased sales and a higher profit for the business। एक पॉइंट लिखा बेटा, एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया और पॉइंट लिखा। फर्दरमोर, by utilizing trade payables amount, Ria
will have sufficient cash to spend rather than acquiring loan which will reduce her interest costs, thereby increasing profits. ये दूसरा पॉइंट आ गया, छोटा सा पैराग्राफ बेटा। दो एडवांटेज लिख लिए, अब दो डिसएडवांटेज। However, delaying payments to suppliers, चेक कर लो, मैंने हर जगह बिजनेस स्टडीज कनेक्ट किए बेटा। However, delaying payments to suppliers may result in या may worsen the relationships with them, and there is a chance they might stop supplying goods to the business. सर एक छोटा पैराग्राफ बन गया। Moreover, payments with delay may lead to loss in cash discounts, which may reduce income and profits for the business. सर यहां तक आपने लिख लिया, आपको 4 मार्क्स मिल गए। आपको अब देना है ओपिनियन बेटा, कि सर क्या हम जो है वो अलाउ करें इसको ये काम करने का या ना करें। अब आपकी सोलली मर्जी है बेटा कि आप ओपिनियन एडवांटेज के पर्सपेक्टिव से लेके या डिसएडवांटेज के पर्सपेक्टिव से। बस ये याद रखिएगा बेटा, जिस पर्सपेक्टिव से भी आप लिख रहे हो आपको प्रॉपर जस्टिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एडवांटेज के हिसाब से लिखा तो एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा, या आपने डिसएडवांटेज के हिसाब से लिखा। आपका ओपिनियन है, आपकी मर्जी, आप कोई भी चूज कर सकते हो। हाँ, यू हैव टू एडिक्वेटली जस्टिफाई या सपोर्ट के आप क्यों हाँ बोल रहे हो या क्यों ना बोल रहे हो। तो बस ये नहीं लिख देना, डायरेक्ट ये नहीं लिख देना देयरफॉर रिया को जो है वो एडवर्टाइजिंग कर लेनी चाहिए, या देयरफॉर रिया को एडवर्टाइजिंग नहीं करनी चाहिए और सप्लायर को टाइमली पेमेंट करनी चाहिए। नहीं, यू हैव टू जस्टिफाई इट। देखिएगा मैं किस तरह लिखता हूं। although business may lose discounts, however, advertising may give the business a presence in the market to attract new customers। मैंने लिखा, देखा मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि हाँ ठीक है, अगर हम पेमेंट डिले करते हैं डिस्काउंट लूज हो जाएगा, लेकिन सर इस नुकसान से बड़ा फायदा क्या हो रहा है कि हमारी मार्केट में प्रेजेंस बनी रहेगी और इससे नए कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। मैंने जस्टिफाई किया, देखें पूरा। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं बेटा, स्लोली इसको पढ़े जिस तरह मैंने लिखा है। आपने एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह लिखना है सर, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाकर। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, स्लोली इसको रीड करें मैंने किस तरह लिखा है, और फिर आप मुझे चैट बॉक्स पे लिख के देगा आफ्टर रीडिंग कि क्या ये क्लियर है या नहीं। अक्सर कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने इतना हसीन लिखा है, हम कब इस काबिल होंगे कि हम ये लिख सकें। सर पहला ईयरली पेपर है, इट विल टेक टाइम, हमें अभी बहुत सारे ईयरली पेपर्स करने हैं बेटा, ठीक है।
तो आप इस अप्रोच को फॉलो करते करते लिखोगे तो इंशाल्लाह पेपर से पहले आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, पहले दिन में नहीं आएगा बेटा, इट विल टेक टाइम। ठीक है, आप सी जो एडवाइस बताइए उसी तरह से करें। सबसे पहले आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है पॉइंटर्स बनाने के, मुझे पॉइंट्स क्या क्या लिखना है बेटा। एक दफा जब आपने ये काम कर लिया ना, फिर आपको पैराग्राफ लिखना बहुत आसान होगा। ठीक है सर, और आप चेक कर लो, मैंने पूरी बिजनेस स्टडीज ही अप्लाई की है, मैंने और कुछ लिखा ही नहीं है बेटा। पूरी मैंने बिजनेस स्टडीज अप्लाई की है। आप मुझे बता दें, मैंने अगर बिजनेस से हटा के कुछ लिखा हो, ये सब आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है बेटा। चलें आगे हैं सर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी आ जाए। कहता है विराज इज अ रिटेलर, ही बाइज ऑन क्रेडिट एंड सेल्स फॉर कैश। खरीदता उधार पे हूं लेकिन बेचता कैश पे हूं। ही रेंट्स आउट एन एरिया ऑफ शॉप टू अनदर बिजनेस फॉर $172 पर मंथ। ठीक है सर, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, आपसे कह रहा है इन्वेंट्री एट 31 जन वॉज 5,900। बनाना क्या है सर? इनकम स्टेटमेंट बनानी है और करंट लायबिलिटी का सेक्शन बनाना है। आ जाए बना लेते हैं सर। सुनना बेटा, आ जाओ जल्दी जल्दी वर्किंग्स कर लेते हैं बेटा पहले। सर ये इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स में चले जाएगा बेटा, जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी तरह करिएगा, वर्किंग्स भी करनी है एग्जाम में इसी तरह। सर फिर कहता है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स टू बी चार्ज एट 15% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। सर आप आ जाओ जरा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स कितना है बेटा? 12,500 है। सर लगा लें इस पे 15%, कितना आता है बेटा बताएंगे? हाँ दोस्त, मिस अनाबिया आपका रिप्लाई नहीं आया, बल्कि आपका आ गया है। किसका नहीं आया है? रबिया आपका नहीं आया है। 12,500 का 15% बताएं बेटा कितना आता है? 1875। सर इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में चले जाएगा बेटा। इतना आसान पेपर आता है ना बेटा आप लोगों का। रेंटल इनकम इंक्लूडेड द अमाउंट ड्यू फॉर पीरियड फ्रॉम 1 Feb टू 30 अप्रैल। अब सुनना, 1 Feb टू 30 अप्रैल है कितने मंथ्स जरा बताएंगे मुझे? फेब्रवरी, मार्च और अप्रैल, 3 महीने की पेमेंट। रेंटल इनकम इंक्लूडेड द अमाउंट ड्यू फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 Feb टू 30 अप्रैल। अरे मुश्किल कैसे होता है, इतना आसान है। चलो खैर, अभी आप लोग नए नए हो। चले, बोलता है रेंटल इनकम इंक्लूडेड द अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू यानी आउटस्टैंडिंग है बेटा, फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 Feb। रेंटल इनकम में इंक्लूड हुआ हुआ है। सर ऊपर आप जाकर चेक करो रेंटल इनकम है कितनी। सर ये आ रही है रेंटल इनकम 2580 की। सर ये कितने महीने की रेंटल इनकम है? हाँ दोस्त, सर कितने महीने की रेंटल इनकम है? सर रेंटल इनकम इंक्लूडेड द अमाउंट ड्यू फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 Feb। सर 3 महीने की है। देखिएगा मैं यहाँ वर्किंग करता हूँ, वर्किंग 3। सर ये 2580, सर ये 2580, देखिएगा मेरा एरेंट क्या है बेटा, चेक करो। सर आपका एरेंट है 31 जनवरी 2025। आपसे कहता है रेंटल इनकम इंक्लूडेड द अमाउंट ड्यू फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 Feb टू 30 अप्रैल। आपका एरेंट जैन है बेटा। सर इसका मतलब ये हुआ कि सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कितने मंथ्स होंगे? सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 12 और 3 कितने होंगे सर? हाँ दोस्त, 12 महीने तो पूरे साल के होते हैं, उसमें 3 महीने एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है। सर तो 15 मंथ्स इंक्लूडेड है। सर आपका जो एडवांस आपको इनकम मिल गई है फेब्रवरी मार्च अप्रैल की, तो मैं यहाँ से प्रीपेड निकाल लूँ बेटा? बताएंगे कितनी आती है प्रीपेड? हाँ दोस्त, कितना आता है प्रीपेड सर? 2580 डिवाइड बाय 15, क्योंकि 15 महीने की पेमेंट है, मल्टीप्लाई बाय 3। बताएंगे कितना आता है सर? जल्दी बताएं सर कितना आता है? हाँ दोस्त, कितना आता है? सर 516 आता है। सर ये 15 कैसे लाया आप? सर 12 महीने तो वैसे ही हैं, 3 महीने की एक्स्ट्रा शामिल हुई है। मेरा एरेंट 31 जनवरी है, फेब्रवरी से अप्रैल भी शामिल हुआ हुआ है। सर आपको अकाउंट ही 31 जन तक बनाने हैं, तो ये फेब्रवरी मार्च अप्रैल तो आना ही नहीं चाहिए। सर आपका रेंटल इनकम है 2580, माइनस करते हैं बेटा उसमें से। रेंटल इनकम 2580, प्रीपेड हम करते हैं लेस, लेस प्रीपेड 516। जो अमाउंट आएगी वो आपकी इनकम स्टेटमेंट अदर इनकम में जाएगी। बताएंगे कितनी आती है अमाउंट सर? हाँ दोस्त, कितनी अमाउंट आती है सर? 2580 माइनस 516 कर दें और मुझे बताएं कितनी अमाउंट आ रही है सर मेरे पास? सर 2064। सर ये अमाउंट चली जाएगी इनकम स्टेटमेंट अदर इनकम में। क्या ये क्लियर है भाई हमें? हाँ दोस्त। सर उसके बाद कहता है एट 31 जनवरी विराज और 282 फॉर वेजेस एंड 55 फॉर एडवर्टाइजिंग। सर अक्रूड हम करते हैं ऐड। एग्जामिनर को ये सारी वर्किंग्स यहाँ करके दिखानी है बेटा। वर्किंग 4 पे आ जाए।
वेजेस देख लेते हैं बेटा कितनी है, अक्रूड ऐड होता है, ऐड अक्रूड। अच्छा सर ये प्रीपेड कहाँ जाएगा? सर ये प्रीपेड कहाँ जाएगा? मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास एडवांस इनकम आ रही है, ये आपकी लायबिलिटी होगी। तो जब मैं एसओएफपी बनाऊंगा, मेरी करंट लायबिलिटी में अदर पेबल्स से आएगा। सर आप ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट बनाना है, करंट लायबिलिटी का सेक्शन आपको बनाना है एसओएफपी का, इसलिए लिखवा रहा हूं बेटा। सर प्रीपेड एक्सपेंस होता है तो एसेट होता है, प्रीपेड या एडवांस इनकम होती है तो लायबिलिटी होता है। तो ये आपका अदर पेबल्स में जाएगा सर। सर वेजेस कितनी है ऊपर जरा जाके देखें तो सही। सर आपकी वेजेस है 7350, अक्रूड ऐड होता है बेटा 7350, अक्रूड ऐड होता है 282 का। सर डायरेक्ट आपके पास अमाउंट आ जाएगी 7632। सर 7632, सर ये जाएगा आपके इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में। सर 282 जाएगा एसओएफपी करंट लायबिलिटी में। एक्सपेंस अक्रूड है, आपने सर्विस यूज कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं की। इसी तरह एडवर्टाइजिंग बेटा, वो भी अक्रूड है सर, ऐड कर देंगे अक्रूड। देखिएगा एडवर्टाइजिंग है कितना, ऊपर आकर चेक करो, स्टेशनरी एंड एडवर्टाइजिंग गिवन है 710 बेटा। सर कर लें ऐड अक्रूड 55, 765 आ गया बेटा, चेक करो। ये जाएगा इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में, और अक्रूड एक्सपेंस जाता है एसओएफपी करंट लायबिलिटी में। क्या आ गए हैं? फिर उसके बाद कहता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाज प्रिपेयर्ड, विराज रिसीव्ड द बैंक स्टेटमेंट व्हिच शोड दैट बैंक चार्जेस ऑफ 13 हैड बीन पेड इन जनवरी। सर बैंक स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको पता चला, बैंक स्टेटमेंट आपके घर पे आई, उसमें 13 के बैंक चार्जेस आ रहे हैं। ऊपर जाकर चेक करो बेटा, बैंक चार्जेस हैं कितने बेटा? सर 143 हैं। $13 के बैंक चार्जेस आपको बाद में पता चले बेटा, तो ऐड कर लो। 143 में 13 ऐड करो बेटा, कितना आता है? 156। इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस जब आप बना रहे होंगे तो बैंक चार्जेस आपका 143 नहीं होगा, 156 होगा। सर सारी वर्किंग्स हो गई, एग्जामिनर को यहीं पे ही वर्किंग्स करके दिखानी है। आ जाएं जरा बनाते हैं हम बेटा इनकम स्टेटमेंट। सर रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं। सर क्या कोई सेल रिटर्न है? चेक कर लें। सर कोई सेल रिटर्न सवाल है एवल के साथ? बिल्कुल है सेल रिटर्न। रेवेन्यू है 89,600 का और सेल रिटर्न है 2195। 89,600 एंड 2195, 89,600 एंड 2195। जरा बताएंगे नेट सेल्स कितनी आती है बेटा मेरी? सर हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करें? क्या मैं सेल्स का वर्ड यूज करूं? बेटा आपके एग्जामिनर ने ट्रायल बैलेंस में जो वर्ड यूज किया है आप भी वही यूज करेंगे बेटा। तो रेवेन्यू यूज किया, मैं रेवेन्यू यूज कर रहा हूँ, उसने सेल रिटर्न यूज किया तो मैं सेल रिटर्न यूज कर रहा हूँ। 87405 लेस कर देंगे बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेस ऐड कैरेज इनवर्ड्स लेस परचेज रिटर्न लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सब आता है आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स में। देख लेते हैं अभी आपके एग्जामिनर ने क्या क्या दिया है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड परचेजेस, आ जाए जरा देख लेते हैं क्या क्या आपके एग्जामिनर ने दिया है बेटा। सर इन्वेंट्री दिया है उसने आपको, और उसने आपको परचेजेस दिया है, ना कोई परचेज रिटर्न है ना कोई कैरेज इनवर्ड्स है बेटा। तो 4500 और 53,700, 4500 53,700। सर ऐड करके पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज, निकाल लेना बेटा। ये सारे काम डिस्टिंक्शन वाले हैं सर। आप डायरेक्ट लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री कर दोगे तो अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, एग्जामिनर नहीं देगा आपको हाईएस्ट मार्क्स। ये सारी डिस्टिंक्शन वाली चीजें हैं बेटा। जरा बताएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज कितना आता है? 58,200। अब इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा, जो कि वर्किंग वन में दिया हुआ है। एग्जामिनर को प्रॉपर वर्किंग के रेफरेंस देंगे सर हम। कितनी है मेरी मेरी इन्वेंट्री क्लोजिंग? सर 5900। माइनस करें बेटा, बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आता है? हाँ दोस्त, माइनस करें, बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आता है? 52,300। जरा माइनस करके बता दें बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है सर? माइनस करके बता दें ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है? 35,105। सर ऐड करूंगा अदर इनकम। सर अदर इनकम इस सवाल में रेंटल इनकम है बेटा। ट्रायल बैलेंस वाली वैल्यू नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैंने रेंटल इनकम की नई वैल्यू निकाली है वर्किंग 3 में बेटा। रेफरेंस देंगे एग्जामिनर को कहाँ वर्किंग की है, रेंटल इनकम की है, वर्किंग की थी बेटा हमने। 2064 इनकम स्टेटमेंट अदर इनकम में जाएगा बेटा, ले जाए 2064। ऐड करो बेटा कितनी आती है मेरी टोटल इनकम, बताएंगे जरा? नाम नहीं लिखते, टोटल करते हैं बेटा। 37,169 लेस करेंगे बेटा एक्सपेंसेस। पहले वर्किंग से एक्सपेंसेस उठाना बेटा ताकि आप पुरानी वैल्यूज ना ले लो बेटा। सबसे पहले डेप्रिसिएशन आपके पास आ रही है बेटा,
वर्किंग 2 में सर कितनी आ रही है डेप्रिसिएशन? सर हमने निकाली थी 1875। सर उसके बाद आपने वेजेस की भी अमाउंट निकाली है और एडवर्टाइजिंग भी निकाली है 1875 1875 7632 वेजेस की अमाउंट है बेटा। उसके बाद स्टेशनरी एंड एडवर्टाइजिंग की भी आपने नई अमाउंट निकाली है बेटा, स्टेशनरी एंड एडवर्टाइजिंग। सर ये वर्किंग 4 का रेफरेंस आपने दिया बेटा। आ जाए जरा, कितनी अमाउंट है? 7632 और 765। सर वर्किंग से ले लिया, बैंक चार्जेस ले लें बेटा, नई अमाउंट। बैंक चार्जेस की नई अमाउंट है 156 बेटा। बैंक चार्जेस की नई अमाउंट है 156, ले लें सर ये भी बैंक चार्जेस 156। वर्किंग 5 156। अब आओ ट्रायल बैलेंस पे और एक्सपेंसेस उठाना शुरू करते हैं। सर रेंट एंड इंश्योरेंस, सर रेंट एंड इंश्योरेंस 8760, जनरल एक्सपेंसेस 2945। इसके अलावा मैं बाकी सारी नई वैल्यूज ले चुका हूं, तो 8760 एंड 2945। 8760 2945। सर ये है रेंट एंड इंश्योरेंस, और सर ये है जनरल एक्सपेंस। जरा ऐड करेंगे एक्सपेंसेस को बेटा और मुझे बताएंगे टोटल कितना आता है। हाँ दोस्त, एक्सपेंसेस का टोटल कितना है बेटा? सर मुफ्त के 9 मार्क्स हैं सर। जी जी, सीआई में बिल्कुल वर्किंग शो करनी है बेटा, जिस तरह मैं अभी यहाँ काम कर रहा हूँ। आप सारे पेपर्स घर से इसी तरह सॉल्व करेंगे और आप सीआई में भी इसी तरह करेंगे सर। बोला है ना, ये पेपर बेंचमार्क है, जिस तरह इसको सॉल्व कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करना है आपने, उसी स्टाइल से सब जगह करना है। 15036 इज माई प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या ये इनकम स्टेटमेंट हमें क्लियर है? जल्दी बताएं सर। सर उसके बाद कहता है करंट लायबिलिटी का सेक्शन बना दो एसओएफपी का। अब जरा 2 मिनट सवाल पे हैं। सर इसने आपको कहा था बैंक स्टेटमेंट ऑफ $13 हैड बीन पेड इन जनवरी। अब सुनना, मैंने आपको बैंक चार्जेस का नोट पढ़ाया था जब मैं आपको सोल ट्रेडर पढ़ा रहा था, वहां मैंने आपको एंट्री बताई थी, एंट्री बनती है बैंक चार्जेस डेबिट बैंक क्रेडिट। सर वो एंट्री यहां बनाए ना, तभी तो पता चलेगा दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा। सुनना सर, बैंक चार्जेस डेबिट, डेबिट है तभी तो ऐड किया है बैंक चार्जेस में जाके। सर दूसरा इफेक्ट कहां आता है? सर बैंक वाला आपसे पैसे काटता है, आपके अकाउंट से पैसे काट लेता है सर। सर यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है ऑलरेडी, ऑलरेडी यहाँ पे किधर गया आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है 1260, ये ऑलरेडी नेगेटिव में है बेटा। और सर एग्जामिनर ओ बैंक वाला आपसे 13 और काट रहा है, यानी आपकी नई ओवरड्राफ्ट की अमाउंट कितनी आ जाएगी बताएंगे सर? एसओएफपी करंट लायबिलिटी, हाँ -1260। माइनस क्यों? क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है। -1260 -13। सर आपने 13 माइनस क्यों किया? क्योंकि बैंक कम हो रहा है बेटा, पैसे जा रहे हैं। सर 1273। क्या ये क्लियर है भाई हमें? हाँ दोस्त जल्दी। जिन लोगों वो लोग भूल चुके हैं, जब आप बैंक की सर्विसेज यूज करते हो बेटा, तो बैंक उन सर्विसेज के बदले आपसे पैसे काटता है। तो बैंक आपको सर्विस दे रहा है, बैंक आपसे पैसे काटता है। बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस होगा, बैंक के लिए ये इनकम होगी। बिजनेस बैंक जो है वो बिजनेस से पैसे मांगता नहीं है। क्यों? भाई बैंक के पास आपका अकाउंट मेंटेन हो रहा है, बैंक आपके अकाउंट से पैसे माइनस कर देगा। तो सर जब उसने सर्विसेज मुझे दी, उसने चार्जेस काटे, तो मेरा बैंक भी तो कम होना चाहिए ना बेटा, जो मेरा बैलेंस है। तो मैंने एंट्री क्या बनाई? बैंक चार्जेस डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है और मेरे बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक वाला मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेगा बेटा, तो मेरा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, इसीलिए माइनस किया है। क्लियर है रबिया? अब आए सर, हमें करंट लायबिलिटी का सेक्शन बनाना है, इसलिए मैंने बैंक को अपडेट किया बेटा। आ जाओ करंट लायबिलिटी का सेक्शन बनाते हैं। करंट लायबिलिटीज हेडिंग डालेंगे बेटा, प्लीज हेडिंग डाल दीजिएगा, हेडिंग के बगैर मत कीजिएगा सर। सर मेरे पास 3 तरह की करंट लायबिलिटीज हैं। सबसे पहले ट्रेड पेबल्स आ रहा है जो कि अनचेंज है बेटा। फिर आ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि मैंने वर्किंग 5 में किया था बेटा। और उसके बाद आ रहा है अदर पेबल्स। सर 3 तरह के मेरे अदर पेबल्स हैं, एडवांस इनकम और 2 अक्रूड एक्सपेंसेस हैं बेटा। सर ट्रेड पेबल्स की अमाउंट कितनी है? सर ट्रेड पेबल्स की अमाउंट है 3125। सर बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट है 1273। 3125 1273 देखिएगा, 3125
1273। सर अदर पेबल्स 3 तरह के हैं बेटा, आ जाओ ऐड करते हैं। सर एक 516, एक 282 और एक 55, तीनों एसओएफपी करंट लायबिलिटी मार्क की हैं बेटा। 516, 282 और 55। 516, 282, 55 इस तरह एग्जामिनर को दिखाना है सर। जिस तरह मैं एक डॉट भी डाल रहा हूं ना, वो भी आपने एग्जाम में करना है सर। बताएंगे कितना आ रहा है प्लस करके? हाँ दोस्त, कितना आ रहा है प्लस करके, जरा बताएंगे? ये सब चीजें इसी तरह ब्रैकेट्स में दिखानी है बेटा एग्जामिनर को। बताएंगे सर कितना आता है? 516 प्लस 282 प्लस 55, ऐड करें सर, कितना आ रहा है? बोले भाई कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 853 बेटा। सर इन सबको ऐड करके बता दें करंट लायबिलिटीज का टोटल कितना आ रहा है? 4398, चेक कर लो, यही आ रहा है? नहीं, 4398 नहीं आ रहा बेटा, गलत बता रहे हो, 5251। हाँ भाई, क्या ये क्लियर है सर? उसके बाद कहता है स्टेट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे ना, उससे सवाल है। विच विराज हैज फॉलोड व्हेन ही डिड नॉट इंक्लूड अ फिगर इन हिज एसओएफपी फॉर इन्वेंट्री ऑफ प्राइस लेबल्स। सर ये प्राइस लेबल्स क्या होते हैं? प्राइस के टैग्स बेटा। जब आप किसी सुपरमार्केट जाते हो, मैं अगर सुपरमार्केट जा रहा हूँ ये बोतल खरीदने के लिए, तो इस बोतल पे एक प्राइस टैग लगा हुआ होगा कि ये बोतल कितने की बिकेगी बेटा। इसको कहते हैं प्राइस टैग। सर हम क्यों इसको एसओएफपी में नहीं लिख रहे? मैंने आपको बताया था बेटा, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। सर बहुत इमटेरियल वैल्यू होगी, इसलिए हम उसको एसओएफपी में नहीं लिखेंगे। सर कहता है हिज स्किल्स एज अ सेल्समैन। सर सेल्समैन की स्किल्स को आप वैल्यू नहीं कर सकते कि कितना, क्या कितने पैसों की उसकी स्किल्स है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या ये क्लियर है सर? सिर्फ हमें प्रिंसिपल का नाम स्टेट करना था। हाँ दोस्त, फर्स्ट पार्ट क्या है भाई? सर मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। वो चीजें जिनकी बहुत इमटेरियल वैल्यू होती है, उसको आप जो है वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो बेटा, बहुत छोटी वैल्यू होती है। आपकी एसओएफपी लाखों डॉलर्स में बन रही होती है। अगर प्राइस टैक्स की वैल्यू 5 या 10 डॉलर है बेटा, तो ये इमटेरियल है आपके पूरे एसेट्स को के अगेंस्ट। तो मटेरियल इमटेरियल का क्या मतलब है? मटेरियल का मतलब बड़ी अमाउंट, इमटेरियल का मतलब बहुत छोटी अमाउंट बेटा। चलें आगे हैं सर। उसके बाद वही एडवाइस वाला क्वेश्चन आ गया बेटा। अब मैं आपको सिर्फ पॉइंटर्स लिखकर बताऊंगा, आपने खुद पैराग्राफ में लिखना होगा बेटा। आ जाएं। कहता है विराज वांट्स टू रिफर्बिश द शॉप। He thinks that new fixtures and fittings would cost between 10 and $15,000. There are several local shops selling the same type of goods that Viraj sells. Advise Viraj whether or not he should refurbish the shop. Justify your answer by providing two advantages and disadvantages of Viraj refurbishing the shop. पहले तो ये देखो, ये काम किस चीज का करता है बेटा। इसने आपको बताया है कि वो एक रिटेलर है बेटा, और वो एक शॉप की जो जगह है वो रेंट आउट करता है। ठीक है सर, हम रिटेलर हैं। आए जरा। कहता है हम जो है वो शॉप को रीबिल्ड करना चाह रहे हैं बेटा। क्या कह रहा है? हम शॉप को रीबिल्ड करना चाह रहे हैं, और इसको ये लगता है कि रीफर्बिश की जो कॉस्ट है, वो नई फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की जो कॉस्ट है वो 10 से 15 हज़ार होगी। और बहुत सारी लोकल शॉप्स हैं जो सेम गुड्स सेल करती है जो विराज सेल करता है। Advise Viraj whether or not he should refurbish the shop. Justify your answer by providing two advantages and disadvantages. सर अगर मैं शॉप, सुनना एडवांटेज बताता हूं पहले तो। सर अगर मैं शॉप रिफर्बिश करूंगा, इससे होगा क्या? सर shop will get a new look which will attract the customers. सर शॉप को एक नया लुक मिलेगा जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। आगे आप इसको कनेक्ट करने के लिए क्या लिखोगे? कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। क्या ये पहला पॉइंट हमें क्लियर है? हाँ दो सर, एक पॉइंट हुआ है बेटा। अगर आप ये कह रहे हो कि, अगर आप ये लिख रहे हो कि सर शॉप विल गेट अ न्यू लुक व्हिच विल अट्रैक्ट कस्टमर्स, फिर सेल्स बढ़ रही है, फिर अगले पॉइंट में प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ये गलत है बेटा। आपको एक ही पॉइंट में लिखना है, ये पूरा एक ही कनेक्टेड पॉइंट है। अगर आप इन दोनों को एज अ सेपरेट पॉइंट ट्रीट कर रहे हो तो आपको एक ही मार्क मिलेगा, दूसरा मार्क नहीं मिलेगा बेटा। ठीक है, चले आए सर। उसके बाद सर और पॉजिटिव क्या होंगे? हाँ दोस्त, अगर मैं रिफर्बिश करता हूँ शॉप, तो
मेरे और क्या पॉइंट्स होंगे सर? अगर आप शॉप रिफर्बिश कर रहे हो, उसने आपको एग्जाम में एक चीज बताई है, उसने आपको सवाल में एक चीज बताई है कि वो एक प्रॉपर्टी, शॉप की एक जगह जो है उसको रेंट आउट कर रहा है, और उस रेंट आउट से उसको $172 पर मंथ मिलते हैं। वो एक शॉप का एरिया ही है। सर अगर आप पूरी शॉप रिफर्बिश करोगे तो वो वाला एरिया भी तो रिफर्बिश होगा, और अगर वो वाला एरिया रिफर्बिश होगा तो अब आप ज्यादा रेंट डिमांड कर सकते हो टेनेंट से। सर अगर आप कोई रेंट पे घर लेने जाते हो बेटा, अगर वो घर बना हुआ नहीं होगा ना तो वो कम रेंट पे चढ़ता है बेटा। अगर किसी की अब्बू अम्मी की रेंटल की कोई प्रॉपर्टी हो, आपको आइडिया होगा बेटा। अगर लेट सपोज मेरा ये रूम है बेटा, अगर ये रूम बना हुआ है तो मुझे ज्यादा रेंट आएगा, अगर ये रूम नहीं बना हुआ है तो मुझे कम रेंट आएगा बेटा। तो अगर मैं शॉप रिफर्बिश करूंगा बेटा, तो जाहिर सी बात है वो रेंटल वाली जगह भी तो रिफर्बिश होगी, क्योंकि वो भी शॉप का पार्ट है। और सर अगर वो रिफर्बिश होगी, आपकी रेंटल इनकम बढ़ जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा सर? सेकंड पॉइंट देखिएगा, once the shop will get refurbished, once the shop will get refurbished, विराज कैन रिक्वेस्ट, और विराज रिक्वेस्ट नहीं बड़मबाजी बेटा, विराज कैन डिमांड मोर रेंटल, या विराज कैन डिमांड हायर रेंटल फ्रॉम दी टेनेंट। जिससे होगा क्या सर? पॉइंट्स में लिख रहा हूं, आपने पैराग्राफ लिखना है। सर इससे होगा ये, आपकी रेंटल इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं स्मार्टली क्वेश्चन से ही आंसर निकाला है सर। आपको दी है ना डिटेल्स उसने क्वेश्चन में। सर या तो बिजनेस स्टडीज के पॉइंट लगेंगे या जनरल नॉलेज कॉमन सेंस लगेगी आपकी। सर आप नेगेटिव लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं बेटा, सुनना। सर इसने आपको क्या कहा है? वो शॉप को रिफर्बिश करने से फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स खरीदना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट $10,000 से $15,000 है। सर आप ऑलरेडी बैंक ओवरड्राफ्ट में हैं बेटा, आपके पास पॉजिटिव कैश है ही नहीं, आप ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट में चल रहे हो। क्या इस वक्त आप ये खर्चा अफोर्ड कर सकते हो? हाँ दोस्त, लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से क्या ये खर्चा मैं इस वक्त अफोर्ड कर सकता हूं सर? बताएंगे? हाँ दोस्त। सर नहीं कर सकता। पैसे कहां से लाऊंगा? अगर बैंक वाले ने ओवरड्राफ्ट नहीं दिया, या अगर मुझे लोन लेना पड़ा, तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है सर। सर क्या लिखूंगा? refurbishing the shop will require refurbishing the shop will require cash outflow ranging from $10,000 to $15,000, will make it difficult for Viraj will make it difficult for Viraj as the business is already running on overdraft। पॉइंट छोड़े सर, पूरा पैराग्राफ ही लिखवा दिया मैंने आपको। सर और क्या होगा डिसएडवांटेज? सर नई फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स लेंगे, डेप्रिसिएशन आएगा सर। सर बाइंग न्यू फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स may result in इंक्रीज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बढ़ेगी, एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा। सर कंक्लूजन क्या लिखूं? देखिएगा, पैराग्राफ में लिख लेंगे ना भाई अब हम प्रॉपर वर्ड से। हाँ दोस्त, कंक्लूजन देखिए क्या लिखूंगा। विराज शुड नॉट कंसिडर, मैं यहाँ डिसएडवांटेज के हिसाब से ओपिनियन लिख रहा हूं, आपको पॉजिटिव से लिखना है, आप लिख लें। विराज शुड नॉट कंसिडर रिफर्बिशिंग द शॉप as company may face कैश फ्लो प्रॉब्लम। देख रहे हैं किस तरह जस्टिफाई कर रहा हूं? रेशियोज की कमेंटिंग से उठाया बेटा।
as the company may face cash flow problem resulting in bankruptcy of the business. सर 2 मिनट दे रहा हूं जरा। चलें आगे सर, अगला क्वेश्चन। सर हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में बेटा। सर कहता है समीरा हैज बीन ट्रेडिंग फॉर मेनी इयर्स एंड हैज अ डेबिट बैंक बैलेंस। शी प्रिपेयर्ड हर ट्रायल बैलेंस। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड वाज मोर देन डेबिट साइड। डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में ओपन हुआ है। प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट एरर 1 to 5। नेगेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। मैंने आपको बताया था सस्पेंस पढ़ाते हुए कि आपको एग्जाम में रेक्टिफाइंग एंट्री ही बनानी होगी, लेकिन हमें जो है वो ओरिजिनल एंट्री और एंट्री मेड बनाएंगे तो रेक्टिफाइंग एंट्री सही होगी बेटा। तो ओरिजिनल एंट्री एंड एंट्री मेड आपकी वर्किंग होगी। ये नहीं करोगे बेटा कभी भी रेक्टिफाइंग एंट्री सही नहीं होगी। हम इतने तेज नहीं है सर, सॉरी टू से, कि हम डायरेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री बना लें। तो इसी तरह एग्जाम में ओरिजिनल एंट्री एंड एंट्री में रफ में बनाएंगे और एंट्री में ओरिजिनल एंट्री एंड एंट्री में रफ में बनाएंगे और रेक्टिफाइंग जो है बेटा हम फिर अपने सोल्यूशन में बनाएंगे। आ जाए क्या कहता है। रिपेयर टू इक्विपमेंट 175। सर ओरिजिनल एंट्री क्या बनेगी इसकी देखिएगा। सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो पेमेंट कैश से होगी। सर रिपेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट, ये ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए। सर कितनी अमाउंट है। सर 175। आधी एंट्री पढ़ के ओरिजिनल बनाऊंगा बताया था, फिर रिमेनिंग आधी पढ़ के एंट्री मेड बनाऊंगा और फिर ओरिजिनल एंट्री एंड एंट्री मेड को कंपेयर करके रेक्टिफाइंग एंट्री बनाऊंगा। ये क्या कहता है। रिपेयर टू इक्विपमेंट था, डेबिट रिपेयर होना चाहिए था, लेकिन हमने इक्विपमेंट को यानी एसेट को डेबिट कर दिया है। सर यानी हमने क्या एंट्री बनाई है। सर हमने एंट्री बनाई है इक्विपमेंट डेबिट। कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल सही रिकॉर्डेड होगा 175। सर एरर अफेक्टिंग है नॉट अफेक्टिंग है बताएंगे। सर मैंने आपको बताया था कैसे पता चलेगा कि एरर अफेक्टिंग है या नॉट अफेक्टिंग। एंट्री मेड का ट्रायल बैलेंस बना के देखेंगे। सर अगर मैं इस एंट्री का ट्रायल बैलेंस बनाऊं, डेबिट पे भी 175 है, क्रेडिट पे भी 175 है, यानी टोटल हो रहा है बेटा, यानी मैच हो रहा है। इसका मतलब एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, सस्पेंस का नाम नहीं आएगा। सर अब आए, कैश दोनों जगह सही है। जो चीज दोनों जगह सही होगी कभी भी रेक्टिफाइंग में नहीं आएगी। सर हमें रिपेयर्स को डेबिट करना चाहिए था, हमने रिपेयर्स को डेबिट नहीं किया, तो रेक्टिफाइंग में रिपेयर्स को डेबिट कर दूं बेटा। एरर नंबर 1, रिपेयर्स डेबिट। सर इक्विपमेंट को क्या डेबिट करना चाहिए था। नहीं सर, इक्विपमेंट को बिला वजह डेबिट किया हुआ है। सर सही करने के लिए क्या करूंगा, इक्विपमेंट क्रेडिट 175। क्या एरर 1 हमें क्लियर है। हाँ दोस्त जल्दी से बताएं, क्या एरर 1 हमें क्लियर है। सर जल्दी बताएं सर फटाफट से। अगर आप ओरिजिनल एंट्री एंट्री में नहीं बनाएंगे, नहीं आएगा बेटा आपको, ये डायरेक्टली कभी सही बना ही नहीं सकते बेटा। क्या बताना है रबिया देखो, कह रहा है रिपेयर टू इक्विपमेंट 175। आधी एंट्री पढ़ के आपने रिपेयर करवाया इक्विपमेंट को, रिपेयर करवाया होगा तो पेमेंट भी दी होगी। रिपेयर्स एक्सपेंस है डेबिट हो जाएगा, पेमेंट कैश से जारी है क्रेडिट हो जाएगा। हमने रिपेयर्स को डेबिट करने की जगह इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया है, इक्विपमेंट को बिला वजह डेबिट किया है। तो रेक्टिफाइंग में क्या करूंगा, रिपेयर्स डेबिट करूंगा और इक्विपमेंट जो कि गलत डेबिट किया उसको कर दूंगा क्रेडिट। क्या ये क्लियर है सबको, जल्दी बताएं। हाँ दोस्त बेटा डायरेक्टली अभी आसान एंट्री है तो हारून मसला नहीं है, बट अगर कॉम्प्लिकेटेड एंट्री आई फंस जाओगे, इसलिए ये वर्किंग करना दोस्त। सर उसके बाद कहता है क्रेडिट ट्रांसफर 132 फ्रॉम डेबिट अ ट्रेड रिसीवेबल। सर पैसे मिले हैं आपको कस्टमर से, आए ओरिजिनल एंट्री बनाते हैं। सर बैंक डेबिट हो जाएगा, सिंपल सिंपल, और सर डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, ये ओरिजिनल एंट्री बनेगी बेटा। बैंक डेबिट डेबिट क्रेडिट। सर कितने से 132। आधी एंट्री पढ़ के ओरिजिनल बनाई, रिमेनिंग आधी पढ़ते हैं। आ जाए क्या कहता है। कहता है हैड बीन डेबिटेड टू डेबिट एंड क्रेडिटेड टू बैंक। सर उल्टा काम कर दिया है, बैंक को डेबिट करना चाहिए था, हमने डेबिट को डेबिट कर दिया है। सर बैंक को क्रेडिट करना चाहिए, बैंक को डेबिट करना चाहिए था, हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया है, रिवर्स कर दिया है बेटा। सर एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, क्योंकि डेबिट पे भी 132 आ रहा है, क्रेडिट पे भी 132 आ रहा है। मैंने एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल आपको पढ़ाया था, साथ ही साथ एक नोट पढ़ाया था। If an error is recorded on wrong side, it will be corrected by recording it on the correct side and doubling the amount. बैंक को डेबिट करना था, आपने बैंक को क्रेडिट कर दिया है। आपको डेबिट साइड हाई करनी थी 132 से, आपने क्रेडिट साइड हाई कर दिया 132 से। कैसे आओगे बेटा, रेक्टिफाई कैसे करोगे, अमाउंट डबल करनी पड़ेगी। तो मैं करूंगा क्या सर एरर 2 में, सर बैंक डेबिट होगा
डेबिट क्रेडिट होगा, लेकिन अमाउंट डबल हो जाएगी। 132 इंटू 2 बताएंगे कितना आता है? 264 आता है, चेक करें जरा। क्या ये क्लियर? अच्छी बात है। आगे सर पॉइंट नंबर 3, सर रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 2500 आए। लोन की रीपेमेंट, लोन रीपे कर रहे हो यानी पैसे जा रहे हैं, और लोन रीपे कर रहे हो तो लायबिलिटी कम हो रही है। सर सर लोन पे कर रहे हो तो लायबिलिटी कम हो रही है, यानी लोन डेबिट बैंक क्रेडिट, क्योंकि पैसे जा रहे हैं बेटा। सर कितने से? सर 2500 बैंक लोन डेबिट बैंक क्रेडिट। अच्छा सर ये क्या कहता है देखिएगा, हैड बीन डेबिटेड टू बैंक चार्जेस। सर बैंक लोन डेबिट करने की जगह बैंक चार्जेस को डेबिट कर दिया है। बैंक चार्जेस डेबिट बैंक क्रेडिट बेटा। सर एरर अफेक्टिंग है नॉट अफेक्टिंग है? हाँ दोस्त, सर नॉट अफेक्टिंग है, क्योंकि डेबिट पे भी 2500 आ रहा है, क्रेडिट पे भी 2500 आ रहा है। सर बैंक लोन डेबिट करना था, डेबिट बैंक चार्जेस कर दिया है, बिला वजह बैंक चार्जेस का अकाउंट खोल लिया है बेटा। रिवर्स करूंगा, सर बैंक लोन डेबिट होगा, बैंक चार्जेस क्रेडिट होगा। क्या ये क्लियर है हमें? हाँ दोस्त, जल्दी से बताएं। बोले सर क्या ये क्लियर है हमें? हाँ दोस्त, थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दे दो बेटा। आगे हैं उसके बाद, सर कहता है बैंक पेमेंट फॉर स्टेशनरी 21। आ जाए सर, स्टेशनरी की पेमेंट करनी है। सर स्टेशनरी एक्सपेंस है, स्टेशनरी डेबिट बैंक क्रेडिट, ये ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर आप इस तरह नहीं करोगे फंस जाओगे, नहीं बनेगी डायरेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री। और एग्जाम में इसी तरह करके दिखाना उसको, इसी तरह रफ पेपर पे, मतलब इसी तरह क्वेश्चन के नीचे। सर आपसे कहता क्या है, हैड बीन रिकॉर्डेड एज 12। सर $21 की चीज आपने $12 से लिख दी है, यानी हमने एंट्री तो सही बनाई है, हमने स्टेशनरी को डेबिट किया है, हमने बैंक को क्रेडिट किया है। नहीं पेंसिल से नहीं, पेन से ही करना बेटा, हर चीज पेन से करनी है। वर्किंग एग्जामिनर को दिखानी है, पेंसिल से करोगे तो स्कैन ही नहीं होगा, तो एग्जामिनर कैसे देखेगा? एग्जामिनर को दिखा के आनी है हर चीज। सर 21 की चीज आपने 12 से लिख दी है, मुझे बताएं मैंने अंडरस्टेट किया है या ओवरस्टेट? हाँ दोस्त, ज्यादा से लिखा है या कम से बताएंगे? हाँ भाई, ज्यादा से लिखा है या कम से? सर अंडरस्टेट किया है, आपको पढ़ाया था। इफ एन एरर इज अंडरस्टेटेड इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन सेम साइड बाय अंडरस्टेटमेंट अमाउंट। स्टेशनरी को डेबिट ही करूंगा, बैंक को क्रेडिट ही करूंगा डिफरेंशियल अमाउंट से। ओवरस्टेट होता तो ऑपोजिट पे आता बेटा, स्टेशनरी डेबिट बैंक क्रेडिट। 12 रिकॉर्ड कर चुका हूं, 9 और रिकॉर्ड करना है बेटा। क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी बताएं। सर सुन लें, मैंने आपको 3 जनरल रूल्स पढ़ाए। कंट्रोल अकाउंट में भी वही 3 रूल्स लगेंगे, सस्पेंस में भी वही 3 रूल्स लगेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन में भी वही 3 रूल्स लगेंगे। अगर अंडरस्टेट किया है सेम साइड पे आएगा, डेबिट है तो डेबिट पे आएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट पे आएगा। सब जगह डिफरेंस से, अंडरस्टेट और ओवरस्टेट में डिफरेंस से ही रिकॉर्ड होगा। अगर ओवरस्टेट किया है ऑपोजिट साइड पे आएगा। अगर यहां मैंने 12 की चीज 21 में रिकॉर्ड की होती ना, तो मैं स्टेशनरी को क्रेडिट कर रहा होता और बैंक को डेबिट कर रहा होता। और अगर मैंने रॉन्ग साइड पे लिखा है बेटा, तो जो करेक्ट साइड है, लिखना डेबिट पे था मैंने क्रेडिट पे लिखा है, तो सही करने के लिए सही साइड यानी डेबिट पे लिखूंगा, लेकिन अमाउंट डबल करूंगा। ये 3 रूल्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए बेटा। क्या ये क्लियर है सर? मैंने हर किसी की लॉजिक कोर्स में पढ़ाते हुए दी थी, पूरा पूरा टी अकाउंट से समझाया था, क्यों अंडरस्टेट हो रहा है तो कैसे होगा, ओवरस्टेट हो रहा है तो कैसे होगा, और रॉन्ग साइड होगा तो कैसे होगा। ये तीनों रूल्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए हैं सर। क्या ये क्लियर है हमें? जल्दी बताएं। हाँ दोस्त, आगे हैं 5वीं एंट्री सर। कहता है सेल्स रिटर्न 40। आओ जरा सेल्स रिटर्न। सर हम सेल्स रिटर्न डेटर से करते हैं, ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए सेल रिटर्न डेबिट, डेटर या रिसीवेबल क्रेडिट 40 से। ये भाई क्या कहते हैं देखिएगा, सर ये भाई कहते हैं सेल रिटर्न हैड बीन रिकॉर्डेड एज परचेज रिटर्न। हमने सेल रिटर्न की जगह परचेज रिटर्न लिख दिया है बेटा। सर डेटर के बारे में कुछ नहीं कहा। सर क्या मैंने परचेज रिटर्न को डेबिट किया होगा? नहीं सर, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, आपने क्रेडिट ही किया होगा बेटा। परचेज रिटर्न क्रेडिट,
डेटर क्रेडिट। सर क्या ये एरर अफेक्टिंग है या नॉट अफेक्टिंग? ट्रायल बैलेंस बनाकर देख लो, डेबिट पे 0 आ रहा है और क्रेडिट पे 40 आ रहा है, मैच नहीं हो रहा सर, मैच नहीं हो रहा, यानी एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है। एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में एक नाम सस्पेंस का आता है। परचेज रिटर्न को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था बेटा, सेल्स रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था। तो परचेज रिटर्न को जो क्रेडिट किया है उसको डेबिट कर दूंगा बेटा, क्योंकि सही करना है। सेल रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं किया था बेटा, सेल रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो उसको करूंगा रिकॉर्ड 40 से, सस्पेंस हो जाएगा क्रेडिट 80 से। क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी बताएं। हाँ दोस्त, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो बेटा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। सेल्स रिटर्न को परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया है बेटा। सेल्स रिटर्न होता है डेबिट और परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट। आपने डेबिट वाली चीज को क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया है बेटा। ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए थी सेल रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट, आपने सेल रिटर्न रिकॉर्ड करने की जगह परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड कर दिया है। और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है बेटा, डेबिट नहीं होता। तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया, डेटर के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो बिल्कुल सही क्रेडिट किया होगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि एरर अफेक्टिंग है या नॉट अफेक्टिंग? आप एंट्री मेट का ट्रायल बैलेंस बनाओगे, मैंने ऊपर हर जगह एंट्री मेट का ट्रायल बैलेंस बना के दिखाया था। पहली एंट्री देखोगे, डेबिट पे भी 175 है, क्रेडिट पे भी 175 है, मैच हो रहा है डेबिट क्रेडिट, सस्पेंस नहीं आएगा। दूसरी एंट्री में भी डेबिट 132 है, क्रेडिट भी 132 है, सस्पेंस नहीं आएगा। तीसरी एंट्री में भी डेबिट भी 2500 है, क्रेडिट भी 2500 है। चौथी एंट्री में डेबिट और क्रेडिट दोनों 12 है, हर जगह मैच कर रहा है। लेकिन आखिरी एंट्री में डेबिट 0 है, डेबिट पे कोई एंट्री नहीं है ना देखो, और क्रेडिट 80 है। क्या ये मैच कर रहा है? नहीं सर, ये मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब सस्पेंस आएगा। एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में हमेशा सस्पेंस आता है, याद रखिएगा। अब सुनो, क्या मुझे परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए था? नहीं सर, आपको परचेज रिटर्न तो रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए था बुक्स में, क्रेडिट कर दिया है बेटा। तो सही करने के लिए क्या करूं? डेबिट, देख लो मैंने डेबिट किया परचेज रिटर्न। सर क्या मैंने सेल्स रिटर्न को डेबिट किया है? नहीं सर, आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं किया। क्या डेबिट होना चाहिए? यस सर, डेबिट होना चाहिए, मैंने सेल्स रिटर्न को डेबिट किया बेटा। और जहां कुछ नहीं आता वहां सस्पेंस आता है। क्या ये क्लियर है अब खतीजे एंड आगे हैं सर? उसके बाद बोलता है कंप्लीट द टेबल टू इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ ईच एरर ऑन प्रॉफिट एंड ऑन द बैंक बैलेंस। Indicate whether effect is overstated or understated and by how much. If there is no effect, write no effect in the box. पहला वाला करके दिया हुआ है बेटा, आ जाओ दूसरे वाले से करते हैं सर। सर दूसरे वाले में आपको बताना है इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड बैंक। सर बैंक आ रहा है, ये रहा बैंक सर, बैंक आ रहा है सर। क्या प्रॉफिट का कोई आइटम है इसके अंदर? हाँ भाई, क्या इनकम स्टेटमेंट का कोई आइटम है इस एंट्री के अंदर? बताओगे? क्या बैंक और डेबिट, डेबिट इज रिसीवेबल, क्या ये मेरे इनकम स्टेटमेंट में आता है सर? सर इसका मतलब आपका इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट पे तो कोई अफेक्ट नहीं है, नो अफेक्ट। सर आपका बैंक बढ़ रहा है, पैसे आ रहे हैं बेटा। सर तो मैं क्या लिखूंगा यहां देखिएगा, द अफेक्ट ऑफ ईच एरर। ये नहीं बोल रहा एरर ठीक करने से क्या होगा, पूछ रहा है एरर करने की वजह से क्या हुआ है। तो सर प्रॉफिट पे तो कोई अफेक्ट नहीं आ रहा, नो अफेक्ट। सर बैंक आपका अभी बढ़ रहा है, एरर ठीक करने के बाद बढ़ रहा है। सर पहले क्या हुआ होगा? अंडरस्टेटेड बाय कितना बेटा? अंडरस्टेटेड बाय 264। सर आपको कैसे पता चला 264? बेटा आप एंट्री में देखो ना, आपने बैंक को क्या किया है, आपने बैंक को कम कर दिया है। बैंक बढ़ना चाहिए था, आपने बैंक को कम कर दिया है, तो अंडरस्टेट हो गया बेटा, डबल अमाउंट से। देखो क्या ये क्लियर है भाई? मुझे जल्दी बताएं। हाँ दोस्त, क्या ये क्लियर है? एक बात हमेशा याद, सस्पेंस में वो आपसे दो तरीके से सवाल पूछ सकता है। एक तरीका तो ये है कि बताओ एरर करने से क्या हुआ है, वो मुझे यहां पूछ रहा है। आपसे ये नहीं पूछ रहा एरर ठीक करने के बाद क्या होगा, आपसे बोल रहा है एरर हुआ है, इस एरर से क्या अफेक्ट आएगा ये बता दो। तो मैंने ये बताया। अगर मुझसे एग्जामिनर बोलता एरर ठीक करने के बाद क्या होगा, तो मैं यहां अंडरस्टेट नहीं लिखता, मैं लिखता मेरा बैंक बढ़ जाएगा बेटा। एरर ठीक करने के बाद मेरा बैंक बढ़ेगा। एरर ठीक नहीं किया, उससे क्या हुआ है, उससे मेरा बैंक कम हो गया। तो गौर से पढ़िएगा एग्जाम में बेटा। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं बेटा। जहां मसला है वहां सवाल पूछो, बट जहां स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई देना है वहां तो क्विकली क्विकली रिप्लाई करें। चले पॉइंट नंबर 3 पे हैं। सर पॉइंट नंबर 3 में, सर बैंक लोन लायबिलिटी है,
इससे आपका बैंक का कोई ताल्लुक नहीं है। सर बैंक चार्जेस क्या है? सर एक्सपेंस है। सर एक्सपेंस कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। ये एरर ठीक करने के बाद हुआ है बेटा। एरर जब ठीक नहीं किया था, आओ जरा एंट्रीमेट पे, आपने बैंक चार्जेस को डेबिट नहीं किया था बेटा, बल्कि सॉरी, आपने बैंक लोन को डेबिट करना था, आपने बैंक चार्जेस को डेबिट कर दिया, यानी आपने अपने एक्सपेंस को बढ़ा दिया है। गलती की वजह से हुआ क्या है? एक्सपेंस बढ़ गया है, और एक्सपेंस बढ़ गया है तो प्रॉफिट कम होगा बेटा। एक्सपेंस बढ़ गया है तो प्रॉफिट कम होगा। बैंक पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, देख लो, बैंक पे कोई इंपैक्ट नहीं है सर। सर बैंक पे नो इफेक्ट आएगा, और सर आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा? अंडरस्टेटेड बाय 2500। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं हाँ दोस्त। सर एरर 4 पे हैं। सर स्टेशनरी आपका एक्सपेंस है। सर स्टेशनरी आपका एक्सपेंस है। सर बैंक भी अफेक्ट हो रहा है यहाँ पे, देखना। सर स्टेशनरी लिखना चाहिए था 21 से, आपने लिखा है 12 से, यानी आपने एक्सपेंस को कम कर दिया है। एक्सपेंस अगर कम कर दिया है तो प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया होगा। एक्सपेंस को अगर कम कर दिया है तो प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया होगा 9 से। सर बैंक को कम 21 से करना चाहिए था। बैंक से पैसे जा रहे हैं 21, आपने दिखाया है कि बैंक से पैसे जा रहे हैं 12। सर यानी बैंक भी ओवरस्टेट हो गया है बेटा। दोनों चीजें ओवरस्टेट हो गई हैं 9 से। क्या ये क्लियर है भाई हमें? हाँ दोस्त, जल्दी से बताएं, क्या ये दोनों हमें चीजें क्लियर हैं सर? फटाफट से बताएं भाई, क्या ये दोनों चीजें क्लियर हैं हमें सर? तो सर देखिएगा, सर ये भी ओवरस्टेट होगा 9 से, और ये भी ओवरस्टेट होगा 9 से। सर आखिरी एंट्री पे आए, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। अब सुनना हमने किया क्या है। सर हमने परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया है, हमने परचेज रिटर्न को बढ़ा दिया है। सर परचेज रिटर्न बढ़ने का मतलब क्या है? परचेज रिटर्न बढ़ने का मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी। लेस होता है ना बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स से। बेटा ओवरस्टेट है ना यार, कम एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है ना। मिस सुने, मिस एक्सपेंस अंडरस्टेट कर दिया है, लेकिन प्रॉफिट क्या हो गया होगा डबिया? एक्सपेंस को कम से रिकॉर्ड किया है ना। अगर एक्सपेंस कम हो जाएगा तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा या कम, बताएंगी? हाँ डबिया, एक्सपेंस 9 से कम रिकॉर्ड किया है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, इसलिए ओवरस्टेट प्रॉफिट की वजह से लिखा है। हमें प्रॉफिट का बताना है, हमें एक्सपेंस का नहीं बताना दोस्त। क्लियर है? चलें, अब यहां आ जाए बेटा परचेज रिटर्न। सर परचेज रिटर्न बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। सर अगर परचेज रिटर्न बढ़ता है, आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होता है। क्यों? सर इनकम स्टेटमेंट में जब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट लिखते हैं तो आप ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेज लेस परचेज रिटर्न करते हैं। तो परचेज रिटर्न अगर आप लेस करते हो बेटा तो आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम। सर अगर कॉस्ट कम हो जाएगा तो जीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर जीपी बढ़ जाएगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, यानी आपने अपने प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर दिया है। क्या यहाँ पे बैंक का नाम आ रहा है? सर बैंक में नो अफेक्ट होगा, लेकिन आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, ओवरस्टेट। क्या ये क्लियर है भाई? हाँ दोस्त, जल्दी बताएं, क्या ये क्लियर है? फिर मैं दूसरी चीज पे बात करता हूं। क्या ये क्लियर है सर? क्या परचेज रिटर्न का रिलेशनशिप क्लियर है? अभी सेल रिटर्न पे बात नहीं की, करूंगा बात। क्या परचेज रिटर्न का इंपैक्ट क्लियर है कि नेट प्रॉफिट ओवरस्टेट हो गया है? अभी सेल रिटर्न पे बात करते हैं। सर मैंने सेल रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया है, नहीं किया ना एंट्रीमेट में। सर इसका मतलब सेल रिटर्न कम हो गया है। सर जब रिकॉर्ड ही नहीं किया तो कम हो गया सेल रिटर्न। सर जब सेल रिटर्न कम होता है तो आपकी नेट सेल्स बढ़ जाती है बेटा। हाँ दोस्त, अगर आपका सेल रिटर्न कम है तो नेट सेल्स बढ़ जाएगी। नेट सेल्स बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। परचेज रिटर्न की वजह से भी प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल रिटर्न ना रिकॉर्ड करने की वजह से भी प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट यहां भी 40 से बढ़ रहा है और यहां भी 40 से बढ़ रहा है। सर टोटल मेरा प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा बताएंगे? 80 से बढ़ेगा सर। 40 परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करने की वजह से और 40 सेल रिटर्न ना रिकॉर्ड करने की वजह से। क्या ये सर बैंक पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट, लेकिन सर मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
80 से। 80 से कैसे बढ़ेगा? 40 परचेज रिटर्न की वजह से और 40 सेल्स रिटर्न की वजह से। क्या ये क्लियर है सर हमें? हाँ दोस्त, आगे हैं। कहता है बिफोर द एरर्स वर करेक्टेड द डेबिट साइड ऑफ समीरा's ट्रायल बैलेंस टोटल 97,400। कैलकुलेट द ट्रायल बैलेंस टोटल आफ्टर द एरर्स हैव बीन करेक्टेड। सर कोई ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस के टोटल को ठीक करना है। सर ट्रायल बैलेंस के टोटल को ठीक करने के लिए मेरा जो टोटल है ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड वो 97,400 है। आपसे कह रहा है बता दो बैलेंस क्या होगा आफ्टर एरर्स हैव बीन करेक्टेड। तो आए जरा रेक्टिफाइंग एंट्री पे आते हैं। सर मुझे एक बात बताएं, क्या ये चीज मेरे ट्रायल बैलेंस के टोटल को अफेक्ट करेगी? हाँ दोस्त, क्या ये चीज मेरे ट्रायल बैलेंस के टोटल को अफेक्ट करेगी? हाँ दोस्त, बताएं सर, क्या ये चीज मेरे ट्रायल बैलेंस के टोटल को अफेक्ट करेगी? हाँ दोस्त बताएं, बोलो बेटा, जल्दी जल्दी बोलो दोस्त। बताएं सर, क्या ये अफेक्ट करेगी? देखना बेटा, सर किया क्या था हमने, मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या मेरी अमाउंट में एरर आया है क्या? हाँ दोस्त, क्या मेरी अमाउंट में एरर आया है बेटा? चेक करके मुझे बताओ। रिकॉर्ड 175 से करना था डेबिट क्रेडिट, मैंने रिकॉर्ड 175 से ही किया है डेबिट और क्रेडिट। क्या मेरे टोटल पे अफेक्ट आएगा दोस्त? बताएं, क्या अमाउंट डिफरेंट है? हाँ भाई, क्या अमाउंट डिफरेंट है सर? सर अमाउंट गलत नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे नाम गलत है। अमाउंट गलत नहीं है, नाम गलत है। क्या ये मेरे ट्रायल बैलेंस के टोटल को अफेक्ट करेगा? आप बताएं जरा, अब क्लियर है? क्या ये मेरे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करना चाहिए सर? सर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करना चाहिए, अमाउंट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए ट्रायल बैलेंस की, क्योंकि 175 लिखना था, हमने भी 175 ही लिखा था, सिर्फ नाम गलत लिखा था। क्या बात समझ आई? सर इसका मतलब एरर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सर एरर 2 पे है, सर 132 रिकॉर्ड करना चाहिए था, 132 ही रिकॉर्ड किया है, दोनों डेबिट और क्रेडिट पे, चेक कर लो। नेचर डिफरेंट है बेटा, बिल्कुल मानता हूं नेचर डिफरेंट है, बट अमाउंट की बात हो रही है। यहां पढ़ो क्या लिखा है उसने, उसने लिखा है टोटल निकाल के दो आफ्टर एरर्स हैव बीन करेक्टेड। सर तो इसका तो नेचर से ताल्लुक है ना, अमाउंट से नहीं है। इन दोनों का ताल्लुक नेचर से, अमाउंट से नहीं है। अमाउंट बिल्कुल ठीक है। अनाबिया क्लियर है? खतीजा, दर्पण, क्या ये क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं? टोटल की बात कर रहा हूं, वैल्यू की बात कर रहा हूं बेटा। अनाबिया क्लियर है? अभी जब वैल्यू की बात करूंगा ना फिर समझ आएगा। सर यहाँ पे भी देखो 2500 2500 2500 2500 ही है। मसला कहाँ आएगा सुनना, चौथी वाली देखो बेटा, चौथी वाली देखें सर। अमाउंट 21 से रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, हमने कितने से रिकॉर्ड किए सर? बताएं, हमने कितने से रिकॉर्ड किए? 12 से किए। क्या अमाउंट अलग हो गई यहाँ पे? हाँ भाई, 21 वाली अमाउंट हमने 12 से रिकॉर्ड की है, तो अमाउंट अलग हो गई सर। बोले भाई, ऊपर तीनों जगह डेबिट और क्रेडिट पे सेम ही अमाउंट थी दोनों कॉलम्स में, यहां पे सेम अमाउंट नहीं है सर। आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था 21 से, आपने रिकॉर्ड किया है 12 से। कितने से कम रिकॉर्ड किया है बताएंगे? हाँ भाई, 9 से कम रिकॉर्ड किया है, ऐड कर दूं सर? आए, 97,400 बैलेंस ऐड 9। आगे आओ, यहां चेक करना बेटा बहुत गौर से। सर डेबिट को 40 से करना चाहिए था, सर क्रेडिट को 40 से करना चाहिए था, हमने क्या किया है? सर क्या हमने डेबिट 40 किया है? बताएं। हमें डेबिट बैलेंस की बात कर रहा है बेटा वो, उसने आपको टोटल किसका दिया है चेक करो। उसने आपको डेबिट साइड का टोटल दिया है, उसने आपको डेबिट साइड का टोटल दिया है बेटा। मुझे बता दो एंट्री 4 में, क्या मैंने 40 को डेबिट किया है? हाँ दोस्त, क्या मैंने 40 को डेबिट किया है सर? बताएं, यहाँ 40 को डेबिट किया है, क्या यहाँ पे 40 को डेबिट किया है सर? बोले, कहीं दिख रहा है डेबिट 40 से? बोलो भाई, मिस रबिया कहाँ दिख रहा है 40 से डेबिट? दोनों क्रेडिट नहीं दिख रहे आपको? कहीं डेबिट 40 दिख रहा है आपको यहाँ पे? कहीं पे दिख रहा है यहाँ डेबिट 40? हाँ भाई,
बाकी लोग क्या पैसे लेंगे जवाब देने के लिए? हाँ, जिस तरह यहाँ 40 डेबिट पे दिख रहा है, क्या यहाँ पे 40 डेबिट हुआ हुआ दिख रहा है सर? तो ऐड कर दूं बेटा 40। ये सेल रिटर्न है बेटा। और 9 किस चीज का था? 9 किस चीज का था? बैंक पेमेंट फॉर स्टेशनरी बेटा, स्टेशनरी का था सर। ऐड करके बताएंगे टोटल कितना आता है? हाँ भाई, ऐड करके बताते हैं करेक्टेड बैलेंस कितना आ रहा है सर। कितना आ रहा है करेक्टेड बैलेंस सर? बोले बेटा कितना आ रहा है? 97,400 प्लस 9 प्लस 40, कितना आ रहा है सर बताएं? टोटल करें भाई, कितना आ रहा है? करो बेटा, टोटल कितना आ रहा है सर? 97,449। क्या ये क्लियर है बेटा? जल्दी बताएं हाँ दोस्त। उसके बाद कहता है state the number of one error from 1 till 5 which is error of principal and original entry। सर मैंने आपको बताया था, जब भी अकाउंटिंग का नाम गलत होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। यहाँ आ जाए, अकाउंटिंग का नाम कहाँ कहाँ गलत है बेटा सुन लो। स्टेट बोल रहा है वन एरर, कोई भी एक एरर बता दो। एक एरर बता दो। प्रिंसिपल का मतलब होता था जहां अकाउंटिंग का नाम गलत हो। सर ये भी प्रिंसिपल है, सुन लें। सर ये भी प्रिंसिपल है, और सर ये भी प्रिंसिपल है। आपको बोल रहे हैं कोई भी एक नाम बता दो, तो आप 1 लिखो या 3 लिखो, दोनों आंसर्स करेक्ट हैं बेटा। प्रिंसिपल का मतलब क्या बताया था? जहां पे अकाउंटिंग का नाम गलत हो। तो यहाँ पे भी अकाउंट्स का नाम गलत है, रिपेयर्स की जगह इक्विपमेंट लिखा है, और यहाँ पे बैंक लोन की जगह बैंक चार्जेस लिखा है बेटा। तो आप, मैं 1 और 3 लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में एक नाम लिखना है बेटा। 1 और 3, आप कोई भी एक लिख लीजिएगा। ओरिजिनल एंट्री क्या बताया था? जहां अमाउंट गलत हो बेटा। सर अमाउंट कहाँ गलत है? सर 4 में अमाउंट गलत है, लिखना 21 था, लिख 12 लिया है सर। तो एरर 4। क्या ये क्लियर है भाई? हमें जल्दी बताएं हाँ दोस्त। क्या ये? राज इज अ ट्रेडर हु बाइज एंड सेल्स ऑन क्रेडिट। आपको इन्वेंट्री दिया हुआ है 1 जनवरी, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री है बेटा। आपको जो है वो फॉर द ईयर एंडेड ये चीज़ें दी हुई हैं, और एट 31 दिसंबर का मतलब क्लोजिंग सीडी है बेटा ये, और ये बीडी है बेटा। आपसे क्या कहता है सर? कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज। ग्रॉस मार्जिन बेटा, सर हमें हम सबको पता है फॉर्मूला होता है जीपी, पूरा लिखिएगा बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा। आ जाए, जरा करते हैं। सर ऊपर आपको, आपको ऊपर बेटा रेवेन्यू दिया हुआ है, आपको ऊपर परचेजेस दिया हुआ है, आपको ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है। क्या मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूँ बेटा? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, आ जाए। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री 5500 बेटा, प्लस 68,200 माइनस 5700 बेटा। सर आप बता देंगे मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है? हाँ दोस्त, जरा बता दें मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है सर? 5500 प्लस 68,200 माइनस 5700, बताएं बेटा कितना आ रहा है मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स सर? जल्दी से बता दें सर। वैल्यूज बताओ भाई, कितना आ रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है? 68,000। सर जीपी निकाल लूं? सर जीपी होता है से रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सर रेवेन्यू आपके पास आ रहा है 1,12,000। सर 1,12,000 माइनस 68,000 करें, जरा बताएं कितना आता है मेरा जीपी? हाँ भाई,
कितना आ रहा है सर मेरा जीपी? 1,12,000 माइनस 68,000 कितना आ रहा है सर? 44,000 आ रहा है सर। सर लगा लें फॉर्मूला जीपी मार्जिन का। सर 44,000 डिवाइड बाय रेवेन्यू विच इज 1,12,000 मल्टीप्लाई बाय 100। टू डेसिमल प्लेसेस पे बताएं बेटा। आंसर टू डेसिमल पे लिखना है। जरा बता दें बेटा कितना आ रहा है? 39.29%। सर उसके बाद कह रहा है प्रॉफिट मार्जिन निकालो। सर उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100। सर पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आपको। सर प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट की बात हो रही है बेटा। जीपी माइनस एक्सपेंस फॉर्मूला होता है। जीपी मेरे पास है, एक्सपेंसेस आपको ऊपर सवाल में बताया मैं बेटा। 21,500 है सर। सर जीपी है आपका 44,000 माइनस 21,500। जरा बताएंगे बेटा प्रॉफिट कितना आता है? हाँ दोस्त। ये खाली एक ही बच्चा रिप्लाई क्यों दे रहा है? बाकियों ने सॉल्व नहीं किया क्या? 22,500 डिवाइड बाय 1,12,000 मल्टीप्लाई बाय 100। बता दें सर टू डेसिमल प्लेस पे कितना आता है मेरा एनपी मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन? बताएं सर कितना आ रहा है परसेंटेज? 20.09%। सर उसके बाद आपसे कहता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर हमने पढ़ा था प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। सर कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा? सर सारा सारा कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी। सर आ जाए सवाल पे। अगर आप देखें आपको डायरेक्ट कैपिटल दिया हुआ है बेटा, कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है। आप डायरेक्ट 285,000 डिवाइड कर देंगे बेटा। सर 22,500 डिवाइड बाय 285,000 मल्टीप्लाई बाय 100। बता दो बेटा कितना आता है मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? हाँ दोस्त बता दें सर मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आता है? टू डेसिमल प्लेस पे सारे बताने हैं बेटा। 7.89%। सर उसके बाद कहता है रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स में। सर क्या फॉर्मूला है इसका? सर कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सर एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालूंगा? सर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय टू। सर ओपनिंग इन्वेंट्री है 5,500। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री है 5,700। डिवाइड बाय टू करके बताओ बेटा एवरेज इन्वेंट्री कितना आता है? हाँ दोस्त 5,600 मेरा एवरेज इन्वेंट्री है बेटा। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना निकाला था ऊपर चेक कर लें। 68,000 निकाला था बेटा। डिवाइड कर लें सर 5,600 से। बता दो बेटा टू डेसिमल प्लेस पे कितना आता है मेरा एवरेज इन्वेंट्री? टाइम्स में बेटा आएगा। बताएं सर कितना आ रहा है? 68,000 डिवाइड बाई 5,600। एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड कर लें तो 12.14 टाइम्स आता है बेटा। सर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर डेज हमने पढ़ा था बेटा। ट्रेड रिसीवेबल्स ऊपर आएगा, नीचे आएगा क्रेडिट सेल्स सर। मल्टीप्लाई बाय 365। सर सेल्स के बारे में कुछ लिखा नहीं है बेटा, यानी अज्यूम्ड है कि सारी सेल्स क्रेडिट पे ही होंगी। सर ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दे रहा है बेटा 16,000, और सेल्स है आपकी रेवेन्यू यानी यानी आपका है एक सेकेंड, 16,000 डिवाइड बाय 1,12,000 बेटा। 16,000 डिवाइड बाय 1,12,000 इंटू 365। बताएं बेटा कितना आ रहा है डेज में? सर ये राउंड ऑफ होगा, 52.14 है, यानी 53 डेज लिखेंगे इसको टू डेसिमल प्लेस पे लिखने की। वैसे बोल रहा है तो चलो लिख दो 52.14, क्योंकि टू डेसिमल प्लेस बोला है, वरना यूजली हम डेज को राउंड अप कर देते हैं बेटा। ठीक है सर। उसके बाद कह रहा है एसिड टेस्ट रेशो। सर हमने पढ़ा है सर सारे एसेट्स आएंगे सिवाय, सारे करंट एसेट्स आएंगे सिवाय इन्वेंट्री के। तो सर और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज होगा। सर इन्वेंट्री को छोड़ के आपके पास सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स बचता है, और लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा। तो 5,100 और 6,890, 5,100 और 6,890। जरा बता दें बेटा कितना आता है मेरा? डायरेक्ट डिवाइड कर दो बेटा। 16,000 डिवाइड बाई 11,990 कर लें। 5,100 प्लस 6,890, 11,990 आता है बेटा। बताएं कितना आता है सर?
1.33 सर मैंने आपको बताया था, 1.33:1 लिखेंगे। मतलब ये होता है कि करंट एसेट्स 1.33 के हैं और करंट लायबिलिटी 1 का है बेटा। सर क्या ये सारे रेशोज हमें क्लियर हैं? जल्दी से बताएं। हाँ दोस्त, चैट रिपीट कर दें, सुन लें। वैसे फॉर्मूला क्या होता है एसेट टेस्ट रेशो का? मैंने जो आपको लिखवाया था, करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। मैं अगर ऊपर यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री लूं ही ना, मैं अगर करंट एसेट्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री लूं ही ना, तो मुझे इन्वेंट्री दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है खतीजा। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने डायरेक्ट जो है रिसीवेबल्स ही ले लिया है बेटा। खतीजा क्लियर है बेटा? मिस खतीजा क्लियर है? चलें आगे हैं। उसके बाद कहता है Raj's profit margin has decreased over the past few years. It has taken Raj longer to collect money from trade receivables in 2024 than in previous years. Explain how Raj's low profit margin may be linked to his trade receivables taking longer to pay. कहता है राज का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो गिर गया है ओवर पास्ट फ्यू इयर्स, और राज को टाइम भी लगता है रिसीवेबल से पैसा इकट्ठा करने में। बताओ लोअर प्रॉफिट मार्जिन कैसे लिंक्ड है ट्रेड रिसीवेबल्स की लॉन्गर पेमेंट के थ्रू? सर सुन लें सर। सर अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम है इसका मतलब सर, और लेट पैसे अगर आ रहे हैं इसका मतलब आपका कैश इनफ्लो कम है। और अगर सर एक तो कैश इनफ्लो कम है, दूसरा सर अगर आप जो है वो आपको ज्यादा डेज लग रहे हैं बेटा रिसीवेबल्स को पे करने में, रिसीवेबल्स से पैसे लेने में, तो आपका बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आपका बढ़ सकता है, जिससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा बेटा। इन सब चीजों से एक्सपेंस बढ़ेगा, और एक्सपेंस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा बेटा। कैश इनफ्लो का भी लिख लो। कैश इनफ्लो, क्योंकि हमारा जो है वो डेटर लेट पैसे पे कर रहा है तो हमारा कैश इनफ्लो कम है, तो हम सप्लायर्स को डिले से पेमेंट कर रहे हैं, और सप्लायर को डिले से पेमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड कम मिल रहा है, तो हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। क्या ये दोनों बातें हम एक्सप्लेन करके लिख देंगे सर? जल्दी बताएं। हाँ दोस्त। Raj is considering paying more capital into the business to reduce the bank overdraft. Advise Raj whether or not he should pay more capital into the business. Justify your answer by providing points for and against. मैंने कल आपको बेटा पूरा आंसर पैटर्न समझाया था कि जब भी एडवाइस, असेस, डिस्कस के नाम से सवाल आएगा, जितने मार्क्स का होगा उतनी बातें लिखनी होंगी, और 1 मार्क आपका ओपिनियन का होगा। तो अगर 5 मार्क्स का है तो आपने 4 बातें लिखनी है, और 1 मार्क आपके ओपिनियन का होगा। वो 4 बातों में क्या करना है सर? आपने पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स लिखने हैं। आपकी मर्जी, आप 3 पॉजिटिव लिखो 1 नेगेटिव लिखो, आपकी मर्जी आप 1 पॉजिटिव लिखो 3 नेगेटिव लिखो, आपकी मर्जी आप 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव लिखो। ऐसा मत करिएगा कि 4 पॉजिटिव लिख दें कोई नेगेटिव ना लिखें, या 4 नेगेटिव लिख दें कोई पॉजिटिव ना लिखें। या तो बैलेंस रखिएगा या एक आध ज्यादा लिख दीजिएगा। बट ऐसा हरगिज ना करिएगा कि आपके आंसर में सिर्फ फॉर की बातें हो, अगेंस्ट की बातें ना हो। ठीक है सर? तो अगर सर मैं अपना मैं और कैपिटल लाऊंगा और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो मेरा खत्म हो जाएगा, तो इससे फायदा क्या होगा सर? सबसे पहले तो अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कम होता है बेटा, हम सबको पता है हम बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट देते हैं बैंक को, तो अगर हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कम होगा हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जो हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देगा। ऐसा ही है सर। सर सर और क्या फायदा होगा इसका? सर और फायदा ये होगा कि अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कम होगा तो आपकी करंट लायबिलिटी कम होगी, और अगर आपकी करंट लायबिलिटी कम होगी तो आपके बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन एंड कैश फ्लो पोजीशन विल बी स्ट्रांग। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं बेटा, हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताने हैं। आप ये भी लिख सकते हैं बैंक से रिलेशन इंप्रूव हो जाएगा। आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं सर। हमें, मैं सिर्फ 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव लिख रहा हूँ बेटा, तो इसीलिए जो है वो मैंने 2 पॉजिटिव लिख दिए हैं कि अगर आप जो है वो कैपिटल ला रहे हो और उससे बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट रिड्यूस होगी, तो फिर जो है आपको ये फायदे होंगे। अब जरा एक सेकंड मुझे देखने थे, हमारा आरओसी क्या है बेटा? हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.89% है बेटा। ठीक है? कैश फ्लो प्रॉफिट अफेक्ट नहीं करेगा बेटा, आपको उसने ये नहीं कहा कि प्रॉफिट किस तरह अफेक्ट करेगा, आपको ये बोल रहा है। मैंने प्रॉफिट का तो यहाँ लिखा ही नहीं है ना खतीजा, मैंने प्रॉफिट का पहले पॉइंट में लिखा है, मैंने दूसरे पॉइंट में नहीं लिखा। दूसरे पॉइंट में मैंने लिक्विडिटी की बात की है।
आपकी कैश फ्लो पोजीशन बेहतर होगी तो आपकी लिक्विडिटी अच्छी होगी। प्रॉफिटेबिलिटी का कोई ताल्लुक ही नहीं होता बेटा कैश फ्लो से। खतीजा क्लियर है? आप सुने बेटा। सर नेगेटिव क्या लिखूं मैं? हाँ दोस्त, फॉर के तो मैंने लिख लिया सर, मैं नेगेटिव क्या लिखूं? सर अगर ज्यादा कैपिटल आएगा तो इसका नुकसान क्या है? सर सुनिएगा, पहला नुकसान, इफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि सर अभी आप चेक करो, इफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड, it will be generating no extra returns. This surplus amount could be invested elsewhere to generate more return. सर जरूरत ही नहीं है कैपिटल की सर, बैंक ओवरड्राफ्ट छोटा सा है। सर आपका एसेट टेस्ट रेशो ऑलरेडी पॉजिटिव है, आप चेक कर लें। आपके बिजनेस में बैंक्रप्सी का मसला है ही नहीं। आपका एसेट टेस्ट रेशो 1.33:1 आ रहा है, यानी आपके पास कैश सफिशिएंट है। इन्वेंट्री ना भी बिके तब भी आपके पास पैसे हैं कि आप अपनी लायबिलिटीज को मीट कर सकते हो सर। मैंने आपको बताया था इसका आइडियल सिनेरियो होता है 1:1 एसेट टेस्ट रेशो का, और करंट रेशो का होता है 1.5 से लेकर 2:1। तो अभी मैं, मेरा 1:1 जो आइडियल रेशो, तो मैं तो बहुत सेफ चल रहा हूं सर। आप बिला वजह पैसा इन्वेस्ट करेंगे एडिशनल, और कैपिटल की जरूरत ही नहीं है। आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने से बेहतर है आप कहीं और जगह इन्वेस्ट करके उससे ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है सर? जल्दी बताएं। मैंने आपको रेशियोज की कमेंटिंग पढ़ाते वक्त समझाया था कि ज्यादा पैसा भी बिजनेस में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा पैसा अटका पड़ा हुआ होगा, आपको वो रिटर्न्स देगा ही नहीं जो आप कहीं और से लेके इन्वेस्ट कर सकते हो। हर बिजनेस की एक नीड, एक रिक्वायरमेंट होती है। सर और नेगेटिव क्या लिखूं, कोई बताएगा? हाँ दोस्त। सर और नेगेटिव क्या हो सकता है अगर मैं कैपिटल लेकर आऊं? हाँ दोस्त। सर देखिएगा, सर आपका कैपिटल जितना ज्यादा बढ़ेगा आपका आरओसी उतना कम होगा। सर खुद देख लेना, देख लें, जितना फॉर्मूला देख लो ना बेटा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा आप फॉर्मूला देख लो। जितना डिनोमिनेटर बढ़ेगा उतना, हम सबको पता है ना, न्यूमरेटर बढ़ता है तो आंसर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आंसर कम होगा। तो ये जो अभी 7.89 है, ये 6, 6.5, 5 इस तरह हो जाएगा बेटा। तो जितना आपका कैपिटल बढ़ेगा उतना आपका आरओसी, यानी आपका रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड, कम होता जाएगा। क्या ये क्लियर है सर? मैं क्या लिखूंगा सर रिकमेंडेशन में? इन ऑर्डर टू डिस्करेज द ओवरड्राफ्ट पॉलिसी एंड टू मेंटेन a positive cash flow position, Raj can introduce additional capital into the business। मैंने आपको बताया था आपका ओपिनियन फॉर के अगेंस्ट भी, फॉर के हिसाब से भी लिख सकते हो, अगेंस्ट के भी हिसाब से लिख सकते हो। मैंने फॉर के हिसाब से लिखा है बेटा, आपको लिखना है आप अगेंस्ट के हिसाब से भी लिख। चलें आगे हैं बेटा, हमारा आखिरी सवाल इस पेपर का। सर क्लब अकाउंट्स आ जाएं, जो हमने बिल्कुल लास्ट चैप्टर पढ़ा था, आ जाएं तो अभी फ्रेश फ्रेश ही होगा बेटा। क्या कहता है? एबीसी पियानो क्लब प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर इट्स मेंबर्स, इट आल्सो रन्स अ कॉफी शॉप वेयर मेंबर्स कैन बाय हॉट ड्रिंक्स एंड स्नैक्स। मैंने आपको बताया था बेटा, जब क्लब का सवाल आता है, क्लब इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, लेकिन हर क्लब में कोई ना कोई ट्रेडिंग बिजनेस होता है बेटा, जिसमें गुड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो जहां गुड्स की इन्वॉल्वमेंट होगी वहां ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा बेटा। तो ये जो क्लब के अंदर जो कॉफी शॉप है, जो हॉट ड्रिंक्स और स्नैक्स बेचता है मेंबर्स को, वो एक ट्रेडिंग बिजनेस है। बट जो क्लब है ऑन द अदर एंड, क्लब इज अ होल सर्विस बिजनेस।
अब आपसे कहता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल दी हुई है 31 दिसंबर 2023 की एंड 2024 की। हमें पता है 2023 इज बीडी, हमें पता है 2024 इज सीडी। आपसे कहता है अक्यूमुलेटेड फंड निकाल दो। सर हम हमेशा अक्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग वैल्यूज का बनाते हैं। एसेट्स डेबिट पे, लायबिलिटीज क्रेडिट पे, बैलेंसिंग फिगर अक्यूमुलेटेड फंड की आ जाएगी। आसान सा, मुफ्त के 4 मार्क्स हैं बेटा, आ जाए। सर सबसे पहले पियानो, सर एसेट है हमारा 12,000। सर उसकी डेप्रीसिएशन हमारी लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, पूरा नाम लिखेंगे सर। सर उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड रिसीव्ड इन एरियर्स। मैंने बताया था इनकम एडवांस लायबिलिटी होती है और एरियर्स जो है वो एसेट होते हैं। मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ बेटा, ताकि आपको एग्जाम में बड़ी आसानी हो, आप भी इस तरह मार्क कर सकते हैं। बेटा ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है, ये एसेट है। इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड इन एडवांस एसेट होता है। क्लब रेंट पेड इन एरियर्स लायबिलिटी है, एक्सपेंस आप देर से पे कर रहे हो। कॉफी शॉप इन्वेंट्री एसेट है बेटा, इन्वेंट्री। ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी है। कैश एट बैंक का डेबिट बैलेंस है तो एसेट है बेटा। अब जितने भी एसेट्स हैं वो सारे डेबिट पे ले लो बेटा, और जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो क्रेडिट पे ले लो। सब्सक्रिप्शंस एडवांस बेटा, कितना है एडवांस 650। सब्सक्रिप्शंस एरियर्स बेटा एसेट है हमारा, सर्विस दे दी है हमने, पैसे नहीं मिले हमें, पैसे हमारे हैं बेटा, रिसीव करने हैं फ्यूचर में। 390 बेटा। उसके बाद 140 क्लब इंश्योरेंस, ये भी हमारा इंश्योरेंस एडवांस, एक्सपेंस एडवांस एसेट होता है। सर उसके बाद रेंट पेड इन एरियर्स, सर ये जो रेंट एरियर्स है एक्सपेंस अक्रूड है बेटा, वो हमारा लायबिलिटी होता है क्योंकि हमें पे करने हैं। सर उसके बाद इन्वेंट्री बेटा, कॉफ़ी शॉप की जो इन्वेंट्री है वो एसेट है हमारा। सर कॉफ़ी शॉप के जो ट्रेड पेबल्स हैं वो लायबिलिटी है हमारा। और सर बैंक का डेबिट बैलेंस है इसलिए एसेट है, अगर नेगेटिव बैलेंस होता तो लायबिलिटी होता। जरा बता देंगे बेटा टोटल करके कितना आता है? हाँ दोस्त, जरा टोटल करके बता दो बेटा कितना आ रहा है। नहीं बेटा, टी अकाउंट करना है, इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट में नहीं करना। अरुण बताओ बेटा, टोटल पहले बता दो कितना आ रहा है, उसके बाद अक्यूमुलेटेड फंड की वैल्यू बताइएगा। पहले टोटल की वैल्यू बता दें सर। 14895 मेरा टोटल है बेटा। अक्यूमुलेटेड फंड की वैल्यू बता दो बेटा, प्लीज टी अकाउंट के साथ ही करना बेटा। कितना आ रहा है एक्यूमुलेटेड फंड बेटा, बता दें जरा जल्दी जल्दी। बोलो बोलो भाई बोलो, कितना आ रहा है यार? 8810। सर क्या ये क्लियर है हमें? हाँ भाई, डेट्स देखना है बेटा, ये सारी मैंने डेट्स डाल दी हैं। क्या ये सब्सक्रिप्शन हमें क्लियर है? आगे हैं। सर उसके बाद आपसे कहता है क्लब्स का रेंट एंड इंश्योरेंस का अकाउंट बना दें। सर इतना आसान पेपर है, आप लोग पता नहीं क्यों टेंशन लेते हो। आओ सर, क्लब का इंश्योरेंस का अकाउंट बनाना है, रेंट एंड इंश्योरेंस का। ये आपको अक्रूड प्रीपेड गिवन है बेटा, ये देख लो। खाली ये डालने हैं बेटा फॉर्मेट में बस। तो क्लब का रेंट एंड इंश्योरेंस का कंबाइन अकाउंट बनाना है। अब एक्सपेंस में हमने क्या पढ़ा था, पाप का अकाउंट बनता है बेटा, बैलेंस बीडी प्रीपेड, बैलेंस बीडी अक्रूड, बैलेंस सीडी अक्रूड, और बैलेंस सीडी प्रीपेड। तो सर आ जाए जरा वैल्यूज उठा लेते हैं, कौन सा प्रीपेड है कौन सा अक्रूड है। पहले आ जाओ जरा इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस एडवांस है यानी प्रीपेड है। बीडी 140 है, सीडी 155 है। 140 एंड 155 आ जाए। 140 प्रीपेड, 155 प्रीपेड का सीडी, ऐसा ही है सर। अब आ जाए अक्रूड, देखते हैं क्या है। सर अक्रूड के लिए कहता है कि रेंट अक्रूड है। सर बीडी 435 है और सीडी कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो 435 और जीरो, क्या था सर इसमें आप मुझे बता दें। बीडी 435 है, सीडी जीरो है। चेक कर लो कितनी पेमेंट की है हमने रेंट एंड इंश्योरेंस की। यहाँ लिखा हुआ है रेंट एंड इंश्योरेंस की पेमेंट की है 6700। मैंने आपको एक पेमेंट बताई थी क्या होती है। रेंट एंड इंश्योरेंस डेबिट हो जाएगा बेटा, रिसिट्स एंड पेमेंट्स क्रेडिट हो जाएगा बेटा।
तो रेंट एंड इंश्योरेंस का अकाउंट बना रहा हूँ डेबिट, डेबिट कर दो बेटा, ऑपोजिट नाम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। बन गया सर, क्या था इसमें, जरा टोटल करेंगे। डेबिट का टोटल हैवी होगा, जरा बता दो कितना आ रहा है डेबिट का टोटल। मुफ्ते मुफ्ते के 5-5 मार्क्स दिए हैं बेटा, इसने बांटे हैं मार्क्स। 6840। सर जरा बैलेंसिंग फिगर बता दें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगी। बताएं बेटा क्या डेट आ रही है। 6250। अब वही डेट्स डाल लो बेटा जो सब्सक्रिप्शन में जिस तरह डाली थी, 1 Jan 24, 1 Jan 24, 31 December 24, 31 December 24, 31 December 24, 31 December 24, और जिसने यहाँ तक किया उसका एक मार्क कट गया। आगे बीडी लिखना जरूरी है, बैलेंस बीडी अक्रूड जीरो। ये तो लिखो ही नहीं, जीरो है तो नहीं लिखो बेटा, ये तो जीरो है तो मत लिखो। इसका लिखना पड़ेगा प्रीपेड का, बैलेंस बीडी प्रीपेड। जिस तरह लिख रहा हूं उसी तरह आपने एग्जाम में फॉर्मेट लिखना है बेटा। 155, 1 Jan 25। सर बन आ गए, उसके बाद सर बस सर खत्म हो गया। इनकम स्टेटमेंट बनानी है आपको, कॉफी के बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनानी है। पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बनाना बेटा, सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस का बनाना है आपने। सर ट्रेडिंग बिजनेस के लिए आ जाएं जरा। आपको यहाँ पे कॉफी शॉप की सेल्स दी हुई है बेटा, 8320। आ जाओ ले लेते हैं। 8320 सेल्स, कॉफी शॉप सेल्स 8320 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटा। सर ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है, कॉफी का ही होगा बेटा खाली, क्योंकि कॉफी का बिजनेस है, कॉफी एंड स्नैक्स जो भी है। ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा। अनाबिया ये ठीक किया था तुमने पूरा सवाल, अनाबिया। सर ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, कहाँ गया, ये रहा। सर ओपनिंग इन्वेंट्री ये रहा, 320 और 382। 320 एंड 382 आ जाए, 320 एंड 382। सर परचेजेस के लिए मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी, आए। सर परचेजेस के लिए उसने आपको यहाँ बताया है कि ट्रेड पेबल्स हुआ है बेटा, मैंने आपको बताया था। अगर एग्जामिनर ट्रेड पेबल्स देगा पीएलसीए से आपको, अच्छा ये नहीं किया है अभी, ओके। पीएलसीए से आपको पेबल्स का बीडीसीडी निकालना पड़ेगा सर। तो आ जाए ज़रा, मैं निकालता हूँ। पीएलसीए यहाँ बनाता हूँ छोटा सा, तो उसमें बीडीसीडी आएगा, बीडीसीडी पेमेंट्स। तो आपकी क्रेडिट परचेज आ जाएगी बेटा। हारून क्लियर है हारून। तो बीडीसीडी कितना है, 200 and 186, 200 and 186। और पेमेंट्स कितनी है बेटा, यहाँ आपको बताया हुआ है पेमेंट्स टू सप्लायर्स या ट्रेड पेबल्स हैं 3815। ये पेमेंट्स की हेडिंग में आ रहा है बेटा 3815। जरा बता देंगे क्रेडिट परचेज कितना आता है। हाँ दोस्त, जरा बता देंगे क्रेडिट परचेज कितना आ रहा है। बोलो बेटा, 3815 माइनस करो कितना, 3815 प्लस 186 माइनस 200 कितना आ रहा है। सर मेरी क्रेडिट परचेज आ रही है 3801। सर ले लें ऊपर। जरा ग्रॉस प्रॉफिट बता दो बेटा कितना आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट बता पहले, सॉरी पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दो, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं। पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दें कितना आ रहा है बेटा। 320 प्लस 3801 माइनस 382, बताएं कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है सर। बोलो भाई क्या हो गया। बोलो भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है सर। 3731 माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट बता देंगे बेटा कितना आ रहा है। अब ये कुछ लोग 3731 बोल रहे हैं, कुछ लोग 3739 बोल रहे हैं, किस पे भरोसा करूं भाई। खुद ही कर लेता हूँ, आ जाएं। आप लोग तो पता नहीं क्या ही करते हैं। 320 प्लस 3801 माइनस 382, 3739 आ रहा है बेटा। और ज़रा बताएं मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है सर, माइनस कर दें 8320। सर 4581 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। सर कॉफ़ी के कुछ एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं सर,
आपको बताया कॉफी के शॉप की वेजेज हैं, इसका कोई अक्रूड प्रीपेड तो नहीं है, नहीं है सर। कॉफी के शॉप की वेजेज हैं 2600 बेटा, माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा। लेस कॉफी शॉप वेजेस 2600 बेटा, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट आया है कॉफी के बिजनेस का। जरा बता देंगे सर कितना आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर? हाँ दोस्त, जरा बता दें बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ रहा है सर? 1981। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं। विद दिस हमारा पेपर एंड हो गया।